तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज का एपिसोड लास्ट वाले से भी काफी ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। इतना कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। वैसे आप लोगों ने जो आखिरी वीडियो पर इतनी जल्दी टारगेट को पूरा किया, सच कहूँ तो देखकर मजा आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार इस वीडियो पर भी वैसा ही रहेगा। रही बात मिसिंग एपिसोड की, तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आप लोग अपने टेलीग्राम के लिंक या फिर QR कोड को मुझे भेज सकते हो। मैं आप लोगों को ये सारे मिसिंग एपिसोड पर्सनली दे दूंगा। हालांकि तब भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं अभी भी कुछ एपिसोड मिसिंग है, तो आप लोग चाइल्ड ऑफ इविल के नाम से ढूंढ सकते हो। कंपाइलेशन वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, नहीं तो आप होपलेस किड के नाम से भी ढूंढ सकते हो। तो सारे मिसिंग एपिसोड आप लोगों को मिल जाएगा। और बोलो कि इतने डिफरेंट सारे नाम मैंने एक ही सीरीज को क्यों दिया है, तो बात बस इतनी सी है कि यह नेम मैंने वीडियो के लेंथ और फिर कंपाइलेशन को देखते हुए दिया है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं नाम बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो जाइए और चेक करिए, सारे मिसिंग एपिसोड मिल जाएंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं एक और नए और धमाकेदार एपिसोड को। और हाँ, अगर आप लोगों को पिछले एपिसोड का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन लग रहा है तो आप लोग यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। रिलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पर समझ जाओगे। तो ये एपिसोड शुरू होती है और हम देखते हैं वोल्डबर्गर बोल रहा था, निश्चित रूप से ब्लैक मर्चेंटों के यहाँ आने की जानकारी जो मुझे मिली थी वो सच थी। यह वाकई में ब्लैक मर्चेंटों के लीडर का जहाज है। तो हांसो उससे पूछता है, एलरॉन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मर्चेंटों का लीडर कौन है? वोल्डबर्गर बताता है, मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता पर शायद मैं उसे जानता हूँ। जिस पर कि हांसो कुछ भी न समझते हुए जब उससे पूछता है आप बोलना क्या चाहते हो, वो बताता है ब्लैक मर्चेंट बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की असली आइडेंटिटी को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप का लीडर जो उस समय मेनलैंड के सबसे अच्छा व्यापारी था, उसकी अचानक ही मौत हो गई। और जो नया लीडर बना वह बाहरी व्यक्ति था, न कि ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप का कोई डिसेंडेंट। इसके अलावा नया बना हुआ लीडर वो कभी भी बाहरी गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए ब्लैक मर्चेंट के एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा बहस हुई थी, क्योंकि अफवाहें उड़ रही थी कि ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप का नया लीडर और ब्लैक मर्चेंट का लीडर एक ही व्यक्ति है, जिसका कारण एक ही था कि वे दोनों ही लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं और चेहरा लाल कपड़े से ढकते हैं जिस पर कि मास्टर लिखा होता है। इसीलिए लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उनकी बातों को यह कहते हुए इग्नोर कर दिया कि इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ अफवाहें और अटकलें ही बनकर रह गए। साथ ही वो सोच रहा होता है, किंग ऑफ वार ने कहा था हमें केवल ब्लैक मर्चेंटों के गतिविधियों पर नजर रखनी है, इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि वो ब्लैक मर्चेंटों का लीडर है और जो वो ऑरा निकाल रहा है वो 3 टैलेंटों से कहीं अधिक है। मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। ये सब सोचता हुआ वो हांसो को आगे बताता है, अगर ये सच है ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप का लीडर और ब्लैक मर्चेंट का लीडर एक ही आदमी है, तो तुम जानते हो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा लोगों के उड़ाई अफवाहों के अनुसार हैवे की इकोनॉमी केवल ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप की वजह से ही चल रही है। तो हांसो वो बोलता है, क्या यह वाकई में कोई मजाक है जो लोग कह रहे हैं? वोल्डबर्गर बताता है, तुमने सही कहा, यह केवल एक मजाक ही है और यह टिप्पणी एक ऐसी चीज है जो कि दर्शाती है ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप का प्रभाव असलियत में कितना अद्भुत है। मैं मानता हूँ कि हेवेली मर्चेंट ग्रुप भी अद्भुत है, लेकिन ग्रेट आयरन ब्लड मर्चेंट ग्रुप की तुलना में खैर रहने दो। मुझे जो अभी बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि आखिर वो कौन है जो इतने हाई स्किल लेवल वाले पर्सन को इस तरह इंतजार करवा रहा है। ये सब बोलता हुआ अचानक ही उसकी नजर सामने एक कैरेज पर जाती है, जिसे देखता हुआ वो कहता है, अब आखिर कौन आया है? मुझे यह एहसास तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हम देखते हैं वहाँ पर ग्रेट एम्परर पहुंच चुका था, जिसे देखता हुआ ब्लैक मर्चेंट के लीडर के पीछे खड़ा उसके सैनिक बात करते हैं। अंततः हमें ग्रेट एम्परर का दर्शन हुआ, हम फाइनली उन्हें देख पा रहे हैं। वहीं ग्रेट एम्परर जब ब्लैक मर्चेंट के लीडर के सामने जाता है तो वह अपने कांपते हुए बॉडी के साथ उससे कहता है, मैं दुनिया के 7 डीमनों में से एक हूँ, हेवनली वैलिएंट वॉरियर गो जोइन। मैं ग्रेट एम्परर जो प्लेन के आशा और शासक हैं उन्हें ग्रीट कर रहा हूँ। आपकी छत्र छाया में स्वर्ग के नीचे शांति आएगी। जो सुनता हुआ एम्परर उससे बोलता है, तुम्हें देखे हुए बहुत ही लंबा समय हो गया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है पूरे 10 साल बाद अब तुम्हारे सर पर सिर्फ सफेद बाल ही बचे हैं। मेरी वजह से तुम्हें सुदूर मिंग डायनेस्टी में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जिस पर कि ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो हंसते हुए कहता है, वैसे मेरे ग्रेट एम्परर आप पहले से काफी जवान हो गए हो। तो एम्परर वो बताता है, समय की धारा के विपरीत कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यह सुनकर अच्छा लगा। वहीं उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ नूना कहते हैं, यह कितना थका देने वाला है। जबकि दूसरी तरफ खुद एम्परर को अपने सामने वोल्डबर्गर देखकर पसीने में भीगा हुआ डर के मारे सोच रहा होता है, जैसा कि आशा थे यह वही है गो यांग डाइगियो द
ग्रेट एम्परर। उसका केवल अस्तित्व डरावनी ही नहीं बल्कि उससे कहीं आगे है, जो कि मौत है। दूसरी तरफ ब्लैक मर्चेंट का लीडर एम्परर का स्वागत करते हुए कह रहा होता है, मेरे महान एम्परर, प्लीज जहाज पर चढ़िए। आयरन मार्शल एसोसिएशन को ध्वस्त करने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिसको सुनता हुआ गोल्डबैगर, हानसो, हानसंग सभी की हालत खराब हो चुकी थी। वे लोग एक ही बात सोच रहे होते हैं, क्या वे लोग आयरन मार्शल एसोसिएशन की ओर जा रहे हैं। वहीं इधर इन सबसे अनजान ब्लैक मर्चेंट ग्रुप का लीडर जब एम्परर के साथ जाते हुए उससे पूछता है, मेरे महान एम्परर, क्या इनविंसिबल ब्लड डीमन हमारे साथ नहीं आ रहा है। तो एम्परर बताता है, चिंता मत करो, वो 3 चूहों को पकड़ने के लिए गया है, जल्दी वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। वहीं उन्हें इस तरह जाता हुआ देख हानसो कहता है, क्या उन्हें इस तरह जाने देना सही होगा, जबकि वे आयरन मार्शल एसोसिएशन पर हमला करने जा रहे हैं। क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जिसको सुनता हुआ हानसो उससे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी बात भी कर सकते हो। ग्रेट एम्परर को देखने के बावजूद भी वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम हरा नहीं सकते। इसीलिए इस मामले में बेहतर होगा कि एल्डर हॉन्ग सबसे पहले ग्योबेंग को सूचित करे। और फिर ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने पीछे देखती है तो गोल्डबैगर अभी भी खौफ में डूबा हुआ जमीन पर थर्रा रहा था। वहीं उसके पीछे खड़ा था इनविंसिबल ब्लड डीमन, जो कि उनसे कहता है, तो वे चूहे तुम ही लोग थे जिसके बारे में ग्रेट एम्परर ने जिक्र किया था। उस बंदे को अचानक इस तरह अपने पीछे देख गोल्डबैगर सोच ही रहा था कि वो कब यहाँ पर आया। तभी इनविंसिबल ब्लड डीमन फिर से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सभी मरने के लिए तैयार हो, तो अगर तुम यहाँ आने के अपने इरादे को बता देते हो तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मार डालूंगा। पर उसकी बातों पर हल्का सा भी गौर न करते हुए हानसो एकदम से ही उस पर हमला करते हुए सोचता है, वह स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। अगर मैं उसे एक ही वार में खत्म नहीं कर सका तो मैं मर जाऊंगा। पर कोई फायदा नहीं था। इनविंसिबल ब्लड डीमन बस अपने हल्के से हाथ हिलाने मात्र से ही उसे कई कदम दूर फेंक डाला था। बाद में वो गोल्डबैगर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे इरादे को जानने के लिए केवल एक ही आदमी काफी है, इसीलिए बाकियों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे इस तरह हानसो और गोल्डबैगर को इतनी आसानी से निपटाता हुआ देख हानसंग अपने मन में सोच रही होती है, मास्टर जियोम और एल्डर हॉन्ग उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि यह ऐसा ही चलता रहा तो वे लोग जल्द ही मारे जाएंगे। लगता है अब हस्तक्षेप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा जोरदार तरीके से अपने म्यान को इनविंसिबल ब्लड डीमन की ओर फेंकती है, जिससे बचते हुए जब वो साइड हटता है तो वो म्यान उसके हाथों से गोल्डबैगर को छुड़ाते हुए काफी दूर लेकर चला गया होता है। जिसको देखता हुआ गोल्डबैगर चिल्लाता है, यंग लेडी हान, आप ये क्या कर रही हो। तो हानसंग उसे टेलीपैथी के जरिए बोलती है, इस जगह को जल्दी से छोड़ दीजिए एल्डर हॉन्ग, और ग्योबेंग को तुरंत सूचित करते हुए आयरन मार्शल एसोसिएशन पर जो घात लगाकर हमला किया जा रहा है उसे रोकिए। जिस पर गोल्डबैगर कहता है, क्या नहीं, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाओ। तो हानसंग वो बताती है, बिल्कुल भी नहीं, यह काम केवल आप ही कर सकते हो। ग्योबेंग कभी भी मेरी बात या फिर मास्टर जियोम की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जो सुनता हुआ गोल्डबैगर अपने पास कोई रास्ते को न देखकर वहाँ से हानसो को अपने साथ ले जाते हुए सोचता है, आपको जिंदा रहना ही होगा, मैं जरूर वापस आऊंगा किंग ऑफ वार को साथ लेकर। उन्हें इस तरह वहाँ से जाता हुआ देख इनविंसिबल ब्लड डीमन कहता है, यह कितना मजाकिया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उन्हें बचाने के लिए मुझ पर हमला करने के मौके को गवा दिया। क्या यह तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या फिर तुम्हारी बेवकूफी, जिससे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसे चाहो मुझे हरा सकती हो। तो वो बताती है, तुम्हारे जैसे हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है आसानी से हारने की, था बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार कर लो। इनविंसिबल ब्लड डीमन जो कि सुनता हुआ अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए कहता है, खुद को तैयार कर लो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। तो चलो अब मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुमसे लड़ूंगा और देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास किस तरह के प्रभावशाली स्किल है, जिसके बदौलत तुम इतनी आत्मविश्वासी बनकर मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकती हो। यह सब बोलता हुआ वो जैसे ही हानसंग पर हमला करता है तो हम देख पाते हैं हानसंग अपने बचाव में अपने स्वॉर्ड को सामने ला लिया था, जिसे कि बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इनविंसिबल ब्लड डीमन पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है। लेकिन ये सब बोलता हुआ उसे अचानक ही महसूस होता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने हानसंग को बहुत कम आंक लिया, क्योंकि जैसे ही उसका हाथ हानसंग के स्वॉर्ड के संपर्क में आया था वैसे ही वह पूरी तरह से जमना शुरू हो गया था, जिसे कि देखता हुआ वो अपने मन में कहता है, यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड एनर्जी है, अगर मैं जरा सा भी जिस पल लापरवाही बरतूंगा उसी पल जम जाऊंगा। लेकिन यह महिला है कौन जो इतनी शक्तिशाली कोल्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है? जरूर यह उन 3 ब्लॉसमों में से एक होना चाहिए। आइस ब्लॉसम किंग ऑफ वार का एक साथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये उसकी लवर हो? ये सब सोचता हुआ वो आइस ब्लॉसम से कहता
है। ऐसा लगता है कि मैं ही था जिसने कि अपने ओपोनेंट को कम आंक लिया, जिसका कि जब एस ब्लॉसम वो कुछ भी नहीं देती है तो हुआ अपनी पूरी पावर को अनलिश करते हुए उस पर हमला करता हुआ सोचता है वो एक ऐसी ओपोनेंट है जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता, जो क्लोज बैटल में इतनी स्ट्रॉन्ग कोल्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। तो चलो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे लड़ूंगा। उसे इस तरह अपनी पावर को बढ़ाता हुआ देख हान संग भी घबरा चुकी थी। वो अपने मन में कहती है वो इसकी इंटरनल एनर्जी एकदम से ही बहुत ही अधिक बढ़ गई है। तभी इनविंसिबल डीमन उस पर हमला कर देता है ब्लड रेज सोरिंग टू द स्काई के साथ, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी एक बड़े से सांप का रूप लेते हुए जब हान संग को निकलने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो उसे देखते हुए हान संग खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहते हैं मुझे इस तरह के दिखावटी हमलों से घबराना नहीं चाहिए, मुझे बस खुद को शांत रखना है। वह भले ही एक पावरफुल ओपोनेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं खुद पर संयम रखती हूँ तो उसे हराना नामुमकिन नहीं होगा। ये सब बोलता हुआ वो उसके काउंटर में जब अपने आइस ब्लॉसम का हमला करती है तो हम देख पाते हैं कि उसकी तरफ आ रहा बड़ा सा सरपेंट पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था और देखते ही देखते उसके कई टुकड़े एक पल के अंदर ही हो चुके होते हैं। इस तरह अपने हमले को तबाह होता हुआ देख इनविंसिबल ब्लड डीमन अपने मन में हैरानी में सोच रहा होता है तो इस तरह की पर्सन है आइस ब्लॉसम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी इंटरनल एनर्जी से बनी हुई सरपेंट इतनी आसानी से खत्म हो गया। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, उसके पास शक्ति तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस जरा सा भी नहीं है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने कीवाई को कंट्रोल करना शुरू करता है तो हम देख पाते हैं उसके सरपेंट के जो टुकड़े टुकड़े हुए थे उन हर एक टुकड़ों में से एक नया सरपेंट क्रिएट होते हुए सीधे हान संग पर हमला कर दिया होता है, जिससे कि हान संग वो किसी तरह तो बच जाती है, लेकिन उस जगह पर बहुत ही भयंकर तरीके से एक धमाका हुआ था। पर वे सरपेंट अभी भी हान संग का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है था। वो हवा की बीच उड़ता हुआ फिर से अपने वही सेम हमले को करती है और उन सभी सरपेंटों को एक ही बार में जमा डाला था। अपने हमले को बार बार विफल होता हुआ देख इनविंसिबल ब्लड डीमन वो कहता है ब्लड रेज सोरिंग टू द स्काई। ब्लू वुल्फ आर्मी के मेंबरों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाने वाली एक निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट से अधिक कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे इस तरह फ्रीज कर पाओगे। ईमानदारी से कहूँ तो सच में ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे खिलाफ लड़ाई इतनी मजेदार होगी। यह चीज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब जितनी जल्दी हो सके मैं इस फाइट को खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने महान एम्परर को उनकी महान उपलब्धि हासिल करने में मदद कर सकूं। जो सुनता हुआ हान संग यह सोचते हुए और उसके जैसे आदमी के खिलाफ मेरे लिए लड़ाई भी लंबा खींचना अच्छा नहीं होगा, कहती है मेरा भी यही राय है। इसी के साथ वो जब अपना हमला करती है ग्रेट मून सोल्डान स्वॉर्डमैनशिप उसे देखते हुए बीस्ट डीमन वो बोलता है स्वॉर्ड एनर्जी बुलेट, यह तो काफी लाजवाब चीज है। मैं तो आज बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ दृश्य को देख पा रहा हूँ। उसे अचानक ही अपने बगल में देख हान संग भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो चुके थे, जबकि बीस्ट डीमन वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे चेहरे को कहीं तो देखा है, तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। मुझे याद आया तुम तो उस बड़े से आदमी के साथी हो जिसने के घोस्ट डीमन को मारा। सही कहा ना 9 स्टार डीमन स्वॉर्ड। उन लोगों को एकदम से ही अपने इतने पास देकर हान संग यह सोचते हुए यह मेरे पास कब आए। भले ही यह लड़ाई के बीच था पर फिर भी मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि वे मेरे बहुत ही करीब नहीं आ गए। कहती है तुम उन्हें कैसे जानते हो। तभी उसके पीछे बीस्ट डीमन की बातों को सुनता हुआ 9 स्टार डीमन स्वॉर्ड अपेयर होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, यह वही है किंग ऑफ वार की वोमेन। उसे इस तरह देख हान संग तो और भी ज्यादा घबरा चुके थे। वो अपने मन में कहती है असंभव, वह सिर्फ मेरे करीब ही नहीं आया बल्कि वो मेरे ठीक पीछे है। उसे इस तरह डिस्ट्रैक्ट देख इनविंसिबल डीमन वो मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहता है यह कितना हंसा देने वाली चीज है। तुम जीवन और मौत की स्थिति में अपनी सतर्कता कैसे कम कर सकती हो। तुम्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अपने जीवन को देकर। जो सुनता हुआ हान संग वो कुछ भी समझ पाती तब तक काफी देर हो चुके थे। इनविंसिबल ब्लड डीमन की हमले की वजह से वहाँ पर भयंकर तरीके से एक ब्लास्ट होता है और हान संग वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम बस बड़े से आग के गोले को हवा में उड़ता हुआ देख पाते हैं। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम ग्रेट एम्परर को देखते हैं जो कि अपने सामने देखते हुए कह रहा होता है तो यही है मार्शल आर्टिस्टों की पवित्र भूमि आयरन मार्शल एसोसिएशन, जो वर्तमान में जियांगो पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है। तो उसके पीछे खड़ा ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बताता है आपने सही कहा मेरे महान एम्परर। जो कि सुनता हुआ बोलता है मुझे अफवाहों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना
चाहिए था। उन्होंने कहा था इस आइलैंड पर 3 उठती हुई चोटियां अद्भुत दृश्य को प्रस्तुत करती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही चोटियां हैं। तो ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बताता है यह सच है कि यहाँ पर 3 चोटियां थे, जैसा कि आपने कहा। हालांकि पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में 5 ड्रैगन लीग के मास्टर हुआंग बुगुने और किंग ऑफ वार के बीच टकराव के चलते तीसरी चोटी वो तबाह हो गई। जो कि सुनता हुआ ग्रेट एम्परर वो हंसते हुए कहता है क्या किंग ऑफ वार ने तीसरी चोटी को तबाह किया है? अगर ऐसी बात है तो तब तो मैं दूसरा पर्सन होऊंगा जो पूरे आयरन मार्शल एसोसिएशन को ही ध्वस्त कर देगा। वही सेम टाइम पर हम लैंड लीग के अंदर देख पाते हैं वहाँ पर अनमैच स्वाद टैरेंट ग्रेट एम्परर के इंतजार में बिल्कुल ही तैयार बैठा था, जबकि इधर हम देख पाते हैं हान सांग को बस में करने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हुए बीस्ट डीमन वो बोल रहा होता है माउंट सांग क्या आप मुझे सोलिन पर हमला करने के लिए बोल रहे हो? तो इनविंसिबल डीमन बताता है यह ग्रेट एम्परर का आदेश है, जिस पर कि बीस्ट डीमन वो कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन माउंट सांगनोंग जाने से पहले मैं इस कुतिया को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ ताकि मैं 9 मैडनेस डार्क डीमन और घोस्ट डीमन एम्परर का बदला किंग ऑफ वार से ले सकूं। जिस पर कि इनविंसिबल डीमन उसे कहता है नहीं अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिलहाल के लिए उसे बस जेल में डाल दो। बीस्ट डीमन जिस पर कि बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था वो कहता है आखिर क्यों? खून का बदला खून होता है, यही ब्लैक ब्लड कासल का एब्सोल्यूट रूल है। गांड सांग तुम भी कुछ बोलो। जो सुनता हुआ 9 स्टार डीमन स्वर जब कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है था उसे बीच में ही टोकते हुए इनविंसिबल ब्लड डीमन कहता है बातचीत यहीं पर खत्म होती है, हम उसकी जान बख्श रहे हैं क्योंकि अगर वो सचमुच में किंग ऑफ वार की लवर है तो उसकी जीवन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है। वैसे भी हमने उसके मेरिडियन को ब्लॉक कर दिया है तो वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगी, तो बस उसे जेल में डाल दो। तो बीस्ट डीमन वो और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है क्या आप होश में हो भी? ब्लैक ब्लड कासल कभी भी इसके जैसे तुच्छ बंधकों को अपने पास नहीं रखता। वो इसकी ऐसी हालत को देखता हुआ इनविंसिबल डीमन बताता है मैं समझ सकता हूँ अपने भाइयों को खोने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन तुम्हें यही रुकना होगा क्योंकि यही ग्रेट एम्परर का आदेश है। जो सुनता हुआ बीस्ट डीमन वो बोलता है ये तो बिल्कुल ही बकवास है। ग्रेट एम्परर ब्लैक ब्लड कासल और दुनिया के 7 डीमनों को किसी भी चीज से ज्यादा अधिक महत्व देते हैं, वे कभी भी ऐसे आदेश को नहीं दे सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस औरत को केवल इसीलिए बचाना चाहते हो क्योंकि यह तुम्हें पसंद आ गई है? उसे इस तरह बात करता हुआ देख इनविंसिबल ब्लड डीमन वो भी सीरियस होते हुए उससे कहता है यूंडाई गुआ दुनिया के 7 डीमनों में से एक होने की वजह से इस ब्लैक ब्लड कासल में तुम्हारे द्वारा कहे गए हर एक शब्द को माफ किया जा सकता है, लेकिन ग्रेट एम्परर के आदेशों का अवहेलना करना यह तुम्हें तुम्हारी मौत तक ले जा सकती है। तो बीस्ट डीमन वो कहता है मैं ग्रेट एम्परर के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जिस पर कि इनविंसिबल डीमन उससे पूछता है तो फिर क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं ग्रेट एम्परर के आदेशों को तुम तक गलत तरीके से पहुंचा रहा हूँ? बीस्ट डीमन जिस पर कि अपनी नजर नीचे झुकाते हुए उससे कहता है नहीं मुझे माफ कर दीजिए। जो सुन इनविंसिबल डीमन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था, तो अब तुम दोनों ज्यादा देर मत करो, ग्रेट एम्परर के आदेशों का पालन करते हुए तुरंत ही माउंट सांग के लिए निकल जाओ। जिस पर कि बीस्ट डीमन उसके पीछे से ग्रेट करता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता, और जब इनविंसिबल ब्लड डीमन वहाँ से चला जाता है तो वो हान सांग को देखते हुए गुस्से में कहता है लानत है कुतिया कहेंगे, भले ही तुम्हारी जान अभी के लिए बच गई है लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार डालूंगा। ये सब बोलता हुआ वो हान सांग को प्रिजन में बंद करके वहाँ से निकल गए थे, जबकि पीछे बैठी हुई हान सांग वो सोच रही होती है अभी के लिए मैं जिंदा हूँ। ये सब सोचता हुआ वो डैन के साथ की गई पिछली बार बातों को याद करती है, जहाँ पर कि जब उसने पूछा था अंततः आपने डायंग जाने का फैसला कर लिया, तो डैन वो बताया होता है ये वैंग से मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पर ब्लैक मर्चेंट का लीडर आने वाला है। साथ ही एल्डर हांग का संदेह अगर सही है और ब्लैक मर्चेंट का संबंध ब्लैक ब्लड कासल से है तो वहाँ जरूर मुझे नूना के बारे में कुछ तो खबर मिल सकती है। जिस पर कि हान सांग उससे पूछती है तो फिर आपके नेफ्यू के बारे में क्या? तो डैन वो बताता है एल्डर हांग वर्तमान में गियोबैंग और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से मदद मांग रहे हैं उसे ढूंढने के लिए, वह जल्द ही यहाँ लौटने वाले हैं तो हमें निश्चित ही कुछ पता चलेगा। जो सुनता हुआ हान सांग कहती है मास्टर डैन, वो कहता है हाँ कहो। वो बताती है मैं जानती हूँ यह सही समय नहीं है मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए ऐसे सवाल को पूछने के, साथ ही यह थोड़ा सा अजीब भी है लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें करता हुआ देख डैन कहता है आखिर आप अपने स्वभाव से विपरीत इस तरह के व्यवहार क्यों कर रही हो? प्लीज बिना किसी झिझक के मुझसे जो कुछ भी पूछना है पूछिए। वो कहती है वो हाथ में उस समय इल्यूजन में जो कुछ भी घोस्ट डीमन एम्परर ने मुझे दिखाया था वो सब कुछ मैंने आपके सामने स्वीकार किया था, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में मैं
कभी भी नहीं कर पाते। हालांकि वो बस एक भ्रम था, वह आदमी केवल मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मुझे लगने लगा है कि वह इल्यूजन पूरी तरह से गलत भी नहीं था। इसीलिए मैं इसके बारे में आपके विचार जानना चाहते हूँ। आखिर आपने किस तरह के इल्यूजन उस समय देखे थे? तो डैन जवाब देता है, आखिर आप अचानक इस तरह के सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो कहती है, प्लीज मेरी बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप को सीखने की वजह से मेरे लिए यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सुनता हुआ डैन बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, मैं उसकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उसने मास्टर की हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स के विपरीत ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप को सीखा है, जो कि इमॉर्टल के रास्ते पर ले जाती है। उसके लिए इस तरह की दुविधा में पड़ना बहुत ही बड़ी दिक्कत है। हालांकि मैं जानता हूँ मेरे दिल में क्या है, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को उस पर थोप नहीं सकता। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही कुछ जवाब देने वाला होता है तभी वहाँ पर एकदम से ही होलबैगर आते हुए कहता है, मैं भी इसके बारे में बहुत ही बेसब्री से जानना चाहता हूँ। तो चलिए आप दोनों खुलकर अपने दिल की बातें करिए, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप दोनों के मन में है क्या। उसे इस तरह अचानक अपने पीछे देख डैन उससे कहता है, एल्डर हॉन्ग आप यहाँ पर कब आए और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के लोगों ने क्या कहा? क्या सोहो से आपका संपर्क हुआ? तो होलबैगर वह डिसपॉइंट होते हुए उससे कहता है, बहुत खूब, मैंने पहले कभी भी आपको इतनी तेजी से बोलते हुए नहीं देखा। और खैर इस सिलसिले में मुझे यंग लेडी हाउस से एक खबर मिली है, ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप चाहता है कि यह आपको तुरंत मिले। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैंने इसे खोल कर नहीं देखा। जो सुनता हुआ डैन उस लेटर को लेकर ये बोल ही रहा होता है कि एक इमरजेंसी लेटर, आखिर इसके अंदर हो क्या सकता है? अभी वो उसमें कुछ ऐसा देखता है जिसके चलते उसकी आंखें फट चुकी थी। उसकी ऐसी हालत को देखता हुआ पीछे खड़ी हान संग जब उससे पूछती है, आखिर क्या गलत है उस लेटर में है क्या? वो बताता है, इसमें लिखा हुआ है कि नोना का बेटा यानी कि मेरा नेफ्यू वो सोहो के साथ है। इन सारी बातों को याद करता हुआ अभी प्रेजेंट में हान संग वो सोच रही होती है। इसके बाद वे सोहो के पास चले गए और मैं यहाँ डैन यांग आ गए अपने सवाल का बिना जवाब लिए। आखिर डैन सायु का जवाब क्या होगा? मुझे इसके बारे में और ज्यादा सोचना बंद करना होगा, जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। वैसे भी यदि यह सच है कि ग्रेट एम्परर कहलाने वाले उस आदमी ने मेरी जान को बख्शा है तो कारण चाहे जो भी हो वो मुझसे मिलने के लिए एक बार तो जरूर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उसके साथ वह लेडी भी आएगी, जो कि मेरे लिए परफेक्ट टाइम होगा उसे बचाने के। तब तक के लिए मुझे अपने ब्लॉक हो चुके मेरिडियन को खोलना होगा। डैन सायु के कहे अनुसार अगर मैं अपने ट्रोक्यूआई का छोटा सांस भी महसूस कर पाती हूँ तो मैं खुद को ठीक कर लूंगी। यही सब सोचता हुआ वो अपनी मेरिडियन को खोलने की पूरी कोशिश कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ हम माउंट झोंगनन को देखते हैं, जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है माउंट सॉन्ग? क्या तुम कह रहे हो कि सॉलिन को अज्ञात समूह ने घेर रखा है? तो उसके सामने खड़ा पर्सन वो बताता है, जहाँ तक मुझे खबर मिली है उसके अनुसार 500 से अधिक अज्ञात लोगों ने माउंट सॉन्ग के एंट्रेंस को घेरे रखा है। पर मुझे इस पर थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि केवल 500 लोगों के साथ सॉलिन का सामना करना असंभव है। ये इतने कम लोग हैं कि पहले कोई भी सॉलिन का उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से वे लोग रात के अंधेरे में सॉलिन के अंदर घुस गए। और अब खबर आ रही है कि मास्टर ग्वांगहो के नेतृत्व में सॉलिन के वॉरियर मॉन्ग अभी उनका सामना कर रहे हैं। जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने मन में सोच रहा था, माउंट हुआ के बाद क्या अब अगला बारी सॉलिन की है? क्या ये भी ब्लैक मर्चेंट से हो सकते हैं, जिसके बारे में कि किंग ऑफ वार ने जिक्र किया था? अभी माउंट झोंगनोंग का लीडर उससे कहता है, मास्टर इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या हमें अपने लोगों को सॉलिन की मदद करने के लिए वहाँ पर भेजना चाहिए? सॉलिन खुद में ही एक ऐसा अस्तित्व है जिसे हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, लेकिन उसने एक निश्चित दूरी बनाए रखे। मुरिम की स्थापना के बाद अब तक उन्होंने अपनी लीडिंग अथॉरिटी वाली पोजीशन को कभी भी नहीं खोया, और न ही पिछले 1000 सालों में एक बार भी सॉलिन के टेम्पल पर कभी भी सामने से हमला हुआ। इसलिए मैं भी इसे लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ। इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? झोंगनोंग सेक्ट का लीडर बताता है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। हालांकि अगर हम उनकी अनुमति के बिना जल्दबाजी में अपनी सेनाओं को एकजुट करते हैं तो भविष्य में यह दोनों फैक्शनों के बीच संघर्ष का बीज बन सकता है। इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, इसका मतलब क्या हमें इंतजार करना चाहिए? वो बताता है, सबसे पहले अगर हम झोंगनोंग सेक्ट के सेनाओं को एकजुट करना चाहते हैं तो हमें आयरन मार्शल एसोसिएशन के परमिशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अंत में ये उनकी ही सेना है। इमॉर्टल स्वॉर्ड बताता है,
तुमने सही कहा, लेकिन अभी आयरन मार्शल एसोसिएशन में चल क्या रहा है वो बताता है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि कुनसान में बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ की आयरन मार्शल एसोसिएशन स्थित है। जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने मन में कहता है, यदि सेना को फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है तो पिछला मोर्चा वो कमजोर हो जाएगा। निश्चित ही इस समय अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। शायद वह यह सारी चीजें स्वॉर्डसेंट की मौत और माउंट हुआ के ढह जाने के कारण कर रहा है। वह तय नहीं कर पा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। तो अब यूनिप्जा के फैसले लेने के अधिकार को अब मुझे खुद लेना होगा। सच में मुझे आज उस आदमी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। ये सब सोचता हुआ वो सिचुएशन की मांग को समझते हुए खुद ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी डिसेबल मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि सॉलिन हार जाता है तो दुश्मन का अगला निशाना निश्चित रूप से हम होंगे, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए हमें उनसे भी ज्यादा तेज होना होगा। अपनी पूरी तैयारी कर लो ताकि हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहे। जो सुनता हुआ वहाँ पर खड़े सारे ही डिसेबल जब जोश से भरे आवाज के साथ कहते हैं, हम उन्हें मिटा देंगे। तो इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने डिसेबल से पूछता है, क्या एल्डर हॉन्ग की तरफ से कोई खबर नहीं आई है? वो बताता है, हाँ हमें कुछ तो पता चला है। तो इमॉर्टल स्वॉर्ड उससे पूछता है, और हांसू से? वो बताता है, हमें उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। जिस पर कि इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, यह बच्चा भी ना, मैंने उससे कहा था मेरे कांटेक्ट में रहना, लेकिन अपने मास्टर की तरह ही वो कभी भी मेरी बातों को नहीं सुनता। साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिर ये क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छूट गया है। यह किस तरह की अशुभ अनुभूति है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ग्रेट एम्परर पूरे आयरन मार्शल एसोसिएशन में तबाही को मचाकर फाइनली अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट के पास पहुंचकर उससे बोल रहा होता है, मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। मैं नॉर्थ से गो यांग डाइग्योक हूँ। जो सुनता हुआ यूनिप्जा वो बोलता है, मुझे लगता है कि हम पहली बार मिले हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज और लहजा बता रही है कि तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो। वो बताता है, हाँ बिल्कुल, तुम आयरन मार्शल एसोसिएशन के वर्तमान मास्टर हो चियोल म्यूसियम, जिसे कि अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट के नाम से भी जाना जाता है। तुम वाकई में एक शक्तिशाली इंसान हो। तुम्हारे बारे में माना जाता है कि तुम स्वॉर्डसेंट और फिस्टसेंट से केवल आधा कदम पीछे ही हो। हालांकि मैंने सुना है कि किंग ऑफ वार के प्रकट होने के बाद तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। जो सुनता हुआ यूनिप्जा वो बोलता है, तुम हमारी पहली मुलाकात में ही बहुत ही ज्यादा असभ्य बन रहे हो। तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? जो सुनता हुआ एम्परर उससे बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तो बस तुम्हारे बारे में लोगों की सोच बता रहा था, जबकि मेरी सोच उनसे बिल्कुल ही अलग है। जिस पर कि यूनिप्जा जब कहता है, क्या ऐसी बात है? तो ग्रेट एम्परर बताता है, मुझे लगता है तुम्हारे आयरन मार्शल एसोसिएशन के हेड बनने के पीछे अपने बहुत अच्छे कारण है। तुम एक ऐसे विशाल शक्ति बनना चाहते हो जो पूरे मेनलैंड को अपने दायरे में रखती हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुमने कभी भी अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन दुनिया के सामने नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारा नाम मेनलैंड के सबसे शक्तिशाली लोगों के रूप में कभी भी पीछे नहीं रहा है। इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं, या तो तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद को छुपा सकता है और दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी योजना को बना सकता है, या फिर तुम दुनिया के सबसे बड़े ठग हो जो 2 सेंट और 3 टेरेंटो को भी धोखा दे सकता है। मुझे बताओ तुम इन दोनों में से कौन हो? हालांकि अब जब चूंकि मैं तुमसे पर्सनली मिल चुका हूँ तो तुम्हारी एनर्जी को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि दूसरा विकल्प वो सही होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 3 टेरेंट के पोजीशन पर इतने समय तक बने रहना यह भी तुम्हारी बड़ी प्लानिंग का ही शायद हिस्सा है। निश्चित ही तुमसे निपटना रेनी स्वॉर्डसेंट जितना आसान नहीं होगा। उसकी इतनी सारी बातों को सुनता हुआ यूनिप्जा वो बोलता है, क्या तुम अपनी उस छोटी जीभ से मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बाकी चीजों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुमने मेरी उत्सुकता बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है। तो अब मैं तुम्हारा सामना अपनी पूरी ताकत के साथ करूंगा। जिस पर कि ग्रेट एम्परर वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अपनी पूरी ताकत से? क्या यह अजीब बात है, अपनी केवल एक आंख से तुम अपनी पूरी ताकत दिखा भी पाओगे? तो यूनिप्जा वो अपनी एक आंख को खोलते हुए कहता है, किसने कहा मेरे पास केवल एक ही आंख है? गो यांग डाइग्योक नॉर्थ के रूलर, मैं चाहता हूँ कि तुम अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट के लिए एक भेंट बनो। जो सुनता हुआ ग्रेट एम्परर भी उसका सामना करने के लिए तैयार किया है। या सच में? तो आ जाओ देखते हैं कौन किसका भेंट बनता है। इसी के साथ जब वह 1-2 हिट अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट का लेता है तो हैरानी में वो अपने मन में कहता है, मेरा ब्लड खोल रहा है। यह स्वॉर्डसेंट के बैटल से बिल्कुल ही अलग है। उसके बारे में जो कहा जाता है कि उसने अपने
30 साल की उम्र में ही लाइन लेग की नींव को रख कर एक ऐसी उपस्थिति को दर्ज कर दिया जो किसी के लिए भी असंभव जितना मुश्किल है, क्योंकि उसने एक छोटे से ग्रुप को जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, उसे मुरिम के 3 सबसे शक्तिशाली ग्रुपों में बदल दिया और खुद को अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट च्योलम्यूस चोंग के रूप में स्थापित किया। वह कोई ऐसा शासक नहीं है जो केवल सत्ता से संतुष्ट हो जाए, बल्कि वह एक असली मार्शल आर्टिस्ट है जो कि लगातार चुनौतियों को स्वीकार करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह कर दिया और अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती देकर आज जिस पोजीशन पर है उसे हासिल किया। यही कारण है कि किसी ने भी उसकी असली शक्ति को अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आज तक जो कोई भी उसके साथ लड़ा वो जिंदा बचा ही नहीं। यह सब सोचता हुआ वह जब अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट के स्वॉर्ड को हिट करता है तो उसकी वाइब्रेशन को महसूस करता हुआ यूनिब्जा वो अपने मन में सोच रहा होता है, यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर मुझसे जरा सा भी चूक हो जाती तो अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट की तलवार वो टूट जाती। या इसका मतलब यह है कि मैं उसके खिलाफ ताकत के मुकाबले में जीत नहीं सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वो किसी तरह ग्रेट एम्परर के हमले को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से संभालता हुआ दूर हटते हुए सोचता है, अगर मैं अभी अभी अपने स्वॉर्ड को सामने लाकर उसके हमले को विफल नहीं किया होता तो इस लड़ाई का विजेता अभी वो होता। लेकिन आखिर उसके अंदर से निकल रही यह भयानक एनर्जी किस तरह की है, यह कितना घमंड भरा लग रहा है। इसी के साथ वो अपना अगला हमला करते हुए उससे कहता है, ग्रेट एम्परर, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो? हालांकि मैं मानता हूँ तुम्हारे पास अपने ऊपर इतना घमंड करने लायक शक्ति तो है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार इस दुनिया में कौन ही होगा जो तुम्हारी ताकत का सामना करने की हिम्मत रखता होगा। इतना बोलते हुए वो अपने स्वॉर्ड को जब उसकी तरफ फेंकता है तो उसे देखते हुए ग्रेट एम्परर वो हंसते हुए कहता है, शानदार टेक्निक है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। तुम्हारे पास ट्रिक तो है, इसीलिए तो तुम्हें अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट कहा जाता है। तो चलो अब मेरे सेक्रेट डीमन क्यूआई का स्वाद चखो। हम देखते हैं उसके सेक्रेट डिमोनिक क्यूआई को देखता हुआ अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट वो अभी एक्साइटेड होते हुए अपने स्वॉर्ड के पावर को बढ़ाते हुए अपना हमला करता है, मिट्टी और कॉस्मिक एनहाइलेशन। हम देखते हैं उन दोनों का अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराता है तो अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट का हमला ग्रेट एम्परर के हमले को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। साथ ही वो आगे बढ़ ग्रेट एम्परर तक भी पहुंच चुका होता है तो उसे देखते हुए उसे रोकने के लिए ग्रेट एम्परर अपना दूसरा हमला करते हुए कहता है, जबरदस्त। हम देखते हैं वो फिस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि आधी चोटी को ही तबाह कर डाला था, जिसको देखता हुआ यूनिब्जा वो बोलता है, नॉर्थ के रूलर, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जो सुनता हुआ ग्रेट एम्परर जब अपने गुस्से में एनर्जी को बाहर निकालता है तो उसकी भयानकता को देखते हुए यूनिब्जा की पूरी तरह से फट चुकी थे। वह डरते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये जानलेवा आभा किस तरह की है, जबकि उसके सामने ग्रेट एम्परर अपनी और भी ज्यादा ताकत को बढ़ाते हुए उसकी बातों को सुन आगे कहता है, निराश करना ऐसा कभी भी नहीं होगा मेनलैंड के रूलर। वहीं सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम आयरन मार्शल एसोसिएशन के किसी दूसरे कोने को देखते हैं जहां पर कोई चिल्ला रहा होता है, नॉर्थ युआन के कचरे, बाहर में जाओ, हम तुम्हें मिटा देंगे। जबकि वाईजी टीचर वो लड़ते हुए सोच रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, दुश्मनों की संख्या केवल 500 से 600 होने के बावजूद भी वे इंसान पर हमला कर रहे हैं जहाँ पर 3000 लोग रहते हैं, वो भी ऐसे समय पर जब सारे मार्शल आर्ट मास्टर एक ही जगह पर इकट्ठा हैं। क्या उनका कोई खास टारगेट है या फिर वही हैनान का बेस्ट स्वॉर्डमैन जिन मूवई वो दुश्मनों को खत्म करते हुए चिल्ला रहा होता है, सभी को मार डालो, आयरन मार्शल एसोसिएशन जिंदाबाद। जबकि डिवाइन ड्रैगन बियॉन्ड द ग्रेट वॉल उन जंग संग वो हमला करते हुए चिल्ला रहा होता है, आखिर नॉर्थ युआन के इन कचरों की हिम्मत कैसे हुई मेनलैंड पर हमला करने के, इन्हें इस पाप के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ ये बंदा चिल्ला रहा होता है, मैं शैडोलेस सोल चेसर गाल जंग हियो आयरन मार्शल एसोसिएशन का एक गौरवान्वित सदस्य के रूप में बिना परमिशन कुनसांग में घुसने की इस कमीनों की हिम्मत की चलते मैं इन्हें पनिश करूंगा। तो उनके पीछे से ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो आते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित लगते हो। उसे अचानक ही वहाँ पर देख वे सारे ही लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, तो वाकई में इस हमले के पीछे ब्लैक मर्चेंटों का हाथ है। मैंने सुना तो था ब्लैक मर्चेंट नॉर्थ युआन के लिए काम कर रहा है और अब जाकर मुझे इस पर यकीन हुआ। ये सब बोलता हुआ वे लोग ब्लैक मर्चेंट के लीडर से कहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें इसके बारे में पता ना हो। मुरिम के सबसे ताकतवर लोग आयरन मार्शल एसोसिएशन में इस वक्त इकट्ठे हैं और फिर भी तुम यहाँ पर अपनी जान को देने के लिए आ गए। आखिर इन सब का कारण क्या है जो तुम लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसे जीतना नामुमकिन है? तो ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बोलता है,
क्या सच में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे लिए यह लड़ाई जीतना नामुमकिन है, जबकि हमारे साथ नॉर्थ के ग्रेट एम्परर है। वो कितना बोलते ही हम देख पाते हैं वहाँ पर खड़े सारे ही वॉरियरों के अंदर उनके दिल को एक अजीब से डर ने अपने पंजों से जकड़ लिया होता है। ये लोग पीछे जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक भयावह डार्क एनर्जी पूरे आसमान को घेर रही है। वहीं उस डार्क एनर्जी को देखता हुआ अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट वो बोल रहा होता है, ये हो ही ना बात। हालांकि अगर तुम अपनी इतनी शक्ति को छुपाए रखते तो काफी मजा आता है ना ग्रेट एम्परर डायगिया। तो वो कहता है मैं तुमसे सहमत हूँ अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट। इसी के साथ वो जब अपना हेवनली स्टेप का यूज करता है तो हम देख पाते हैं स्पेस वो क्रैक करना शुरू हो चुका था, जिसको पकड़ता हुआ जैसे ही ग्रेट एम्परर अपनी ओर खींचता है तो हम देख पाते हैं उसका खिंचाव इतना भयंकर था कि यूनिब्जा को भारी झटका महसूस होता है। वो अपने मन में कहता है यह किस तरह का इम्पैक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खींचा चला जा रहा हूँ। आखिर दुनिया में ये सब हो क्या रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इतनी जल्दी हमारे बीच की दूरी को कम कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये स्पेस श्रिंकिंग टेक्निक हो। ये सब सोचता हुआ वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही ग्रेट एम्परर वो स्पेस के बीच से ट्रेवल करता हुआ तुरंत ही उसके पास पहुंच गया था और इतना जोरदार पंच उसे देता है कि उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो हवा के बीच उड़ ही रहा होता है, तभी ग्रेट एम्परर वो इसके दूसरे साइड अपेयर होता हुआ उस पर दोबारा हमला करते हुए कहता है यह एक ऐसी फुटवर्क टेक्निक है जो मुझे स्पेस में घूमने की अनुमति देता है, मैं इसे हेवनली स्टेप कहता हूँ। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट वो खुद कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और बस ग्रेट एम्परर के हाथों में मानो खिलौने की तरह इधर से उधर उछल रहा होता है और खुद को किसी तरह संभालने की कोशिश करते हुए सोच रहा था क्या यह लॉजिकल भी है, एक ऐसी चाल जो स्पेस में ट्रेवल करने की शक्ति दे। दूसरी तरफ ग्रेट एम्परर उसे बता रहा होता है हेवनली स्टेप मुझे अलाउ करता है स्पेस को छोटा करने के और अलाउ करता है मुझे यह इस स्पेस के अंदर मुझे कहीं पर भी पलक झपकने से पहले ही जाने देने के, बस मेरे सोचने मात्र से ही। हालांकि इसकी एक सीमा है और वो है केवल 30 मीटर के। मैं इसे लेकर पहले दुविधा में था कि क्या यह तुम पर काम भी करेगा, लेकिन अब मैं काफी आश्चर्य हूँ यह वाकई में काम किया। जो सुनता हुआ अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट वो मार खाते हुए सोच रहा होता है यह आदमी क्या कोई राक्षस है। दूसरी तरफ ग्रेट एम्परर उसे पीटते हुए बोल रहा होता है अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट तुम्हें ऊंचाई से नीचे मैं उतारूंगा किसी और से कहीं अधिक शानदार और क्रूर तरीके से, मेरी धरती और ग्रेट नॉर्थ युआन के लोगों के लिए। जिस पर कि यूनिब्जा काउंटर अटैक करते हुए कहता है अपनी बकवास बंद कर, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? इसी के साथ जब वो अपना हमला करता है डेडली रेन ऑफ द वास्ट लैंड तो हम देखते हैं वो अटैक खतरनाक था, इतना कि ग्रेट एम्परर को भी पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अगले ही पल यूनिब्जा के सामने फिर से स्पेस फटता है और वहां से बाहर निकलता है ग्रेट एम्परर, जिसे देख यूनिब्जा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जबकि ग्रेट एम्परर वो हमला करते हुए कहता है जब तक तुम्हारा अटैक मुझ पर परफेक्टली लैंड नहीं करता तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे इस स्पेस के अंदर तुम्हारी मार्शल आर्ट कितनी ही महान क्यों ना हो, पर फिर भी तुम बस चीटी ही रहोगे जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। इतना बोलते हुए वो भयंकर रूप में उसे दोबारा एक हिट देता है, जिसे खाने के बाद यूनिब्जा कई कदम पीछे तक धकेला जा चुका था और बाद में वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कहता है कार है। तो ग्रेट एम्परर उससे कहता है विनर ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुका है, स्ट्रगल करना बंद करो। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है उसकी आंखों की चमक यह किसी ऐसे व्यक्ति का तो बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो, या अभी भी वो कुछ छुपाए हुए है। उसी समय यूनिब्जा वो बोलता है लानत है, मैंने ओरिजिनली इस मार्शल आर्ट को स्वॉर्ड सेंट का सामना करने के लिए बनाया था, लेकिन तुमने मुझे इसे बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब मैं तुम्हें मेनलैंड नहीं पूरे ग्रेट मिंग को निकलने से रोकूंगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे नरक की धधकती हुई आग में ही क्यों न जलना पड़े, तब भी मैं तुम्हें अपने साथ नरक में लेकर जाऊंगा। इसी के साथ वो अपने पूरे पावर को लगाकर अपना जब आखिरी हमला करता है 9 रियलम लाइन एनहाइलेशन ब्लेड, तो हम देखते हैं उसे देखते हुए ग्रेट एम्परर वो कहता है यह तो जन्म से मिली वाइटल की वजह है, क्या उसने अपनी जिंदगी से हार मानने का मन बना लिया है? ये सब सोचता हुआ वह अनमैच स्वॉर्ड टेरेंट से बोलता है यह देखते हुए कि नेचर
तुम्हारी एनर्जी पर रिएक्ट कर रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी शक्ति सेलेस्टियल बीइंग तक पहुंच चुकी है। मैं कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी के मामले में तुमने स्वॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम केवल इस टेक्निक से स्वॉर्ड को कभी भी हरा नहीं सकते थे। जो सुनता हुआ अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने इंसानी सीमाओं को पार कर दिया है, तो अब मेरे इस हमले का सामना करके दिखाओ। जिस पर ग्रेट एम्परर वो क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, क्या सच में? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर क्या तुम स्वॉर्ड को कभी भी हरा नहीं सकते थे। इतना बोलते हुए वो अपना वही हमला जिससे कि उसने स्वॉर्ड को पत्थर बनाया था, अनराइवल एब्सोल्यूट सौरों का इस्तेमाल करता है, तो हम देख पाते हैं वह पूरी तरह से अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट के हमले को अपने अंदर निकल लिया था। वह बस उसके सामने हवा के एक छोटे से झोंके की तरह लग रहा होता है, जबकि ग्रेट एम्परर का हमला उसके सामने खुद मौत के जैसा था। अपने हमले को इस तरह विफल होता हुआ देख अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट अपने मन में कहता है, यह कैसे हो सकता है? मेरा 9 रियलम लाइन एनहाइलेशन बुलेट ऐसे ही डिवॉर हो गया। तभी उससे ग्रेट एम्परर कहता है, इसे ध्यान से देखो अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट, यही वो फाइनल टेक्निक है जिसे कि स्वॉर्ड ने आखिरी बार इस्तेमाल किया था। हम देखते हैं वह स्वॉर्ड के हमले का इस्तेमाल करते हुए 1 मिलीसेकंड से भी पहले अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट के बॉडी के 2 टुकड़े करता हुआ पीछे निकल चुका था, जबकि वो ये सोचता ही रह गया कि क्या मैं सचमुच में ऐसे ही मरने जा रहा हूँ बिना कुछ भी करने में असमर्थ हुए। मतलब कि समझ सकते हो स्वॉर्ड की इस टेक्निक कितनी पावरफुल है। मतलब कि अब तुम स्वॉर्ड के पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो। उसकी केवल एक टेक्निक कितनी पावरफुल थी कि वो अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट को सोचने तक का समय नहीं दिया, तो वो खुद कितना पावरफुल होगा। लेकिन फिर भी वह ग्रेट एम्परर के सामने बिना कुछ किए जैसे अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट मरा वैसे ही वो भी मर गया था। तो आप समझ सकते हो ग्रेट एम्परर कितना पावरफुल है और उससे भी भयानक उसकी सीखने की शक्ति। मतलब कि बस एक बार स्वॉर्ड का यह टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद ही उसने इसे कॉपी कर लिया, बिल्कुल डैन की तरह। हालांकि इसकी एक कमजोरी है, भले ही इसे कोई बाहर से नुकसान ना पहुंचा पाए, पर उसके अंदर से तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो कि डैन की सबसे खतरनाक पावर है। बॉडी के अंदर घुसकर मसल्स को मैनिपुलेट करना, काफी मजा आएगा यह देखने में कि आखिर डैन और इसके बीच का बैटल का किस तरह की होगी। खैर जब होगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए हम देखते हैं अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट ग्रेट एम्परर को अपनी डार्क एनर्जी से पूरे आकाश को ढकता हुआ देख मरते हुए सोच रहा होता है, या वाकई में वो पूरे आकाश को शासन करने के बारे में सोच रहा है सेलेस्टियल एम्परर बन के। हम देखते हैं यही सब सोचता हुआ वो तो मर गया था, लेकिन ग्रेट एम्परर ने जो अपने डोमेन को फैलाया होता है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था, और देखते ही देखते आधे से ज्यादा आयरन मार्शल एसोसिएशन को अपनी चपेट में ले लिया होता है। वहीं हम स्वॉर्ड के डिसेबल को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से अपनी जान को बचाते हुए आयरन मार्शल एसोसिएशन से दूर भाग रहा होता है। हालांकि पहले वो यहाँ पर अपने मास्टर और अपने सेक्ट को धोखा देकर इसीलिए आया था हेल्थ रिवाइव कॉर्प्स की शक्तियों को पा सके, और बाद में जब उसने देखा कि ग्रेट एम्परर और अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसे लगा कि ये दोनों ही बराबर शक्तियों वाले हैं। इसलिए जब ये लोग अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे तो वो उसका फायदा उठाएगा और उन दोनों को ही खत्म कर देगा, जिससे कि जियांगू में सबसे शक्तिशाली का पोजीशन अपने आप ही उसकी हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल ही उसके सोच के विपरीत निकले। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया को जीतने वाला अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट इतनी आसानी से हार जाएगा। ग्रेट एम्परर की शक्तियों को देखकर वो इतना घबरा गया कि अपनी सारी उपलब्धि उसे व्यर्थ लगने लगे। वो उस जगह से भागते हुए सोच रहा होता है वो इंसान हो ही नहीं सकता, मैं उसे कभी भी संभाल नहीं सकता हूँ, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। ग्रेट एम्परर का वह डॉन उसके पास तक पहुंच चुका था, और जैसे ही उसके पैरों से वो टच करता है तो हम देख पाते हैं तुरंत ही उसके पैर पत्थर बन चुके थे। वो अपने पैरों को देखते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरे पैर टूट रहे हैं, आखिरकार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पर अब काफी देर हो चुकी थी। वो साक्षात अपने सामने मौत को देख पा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो सभी का सामना करते हुए बोल रहा होता है, मैं हमेशा से मेनलैंड के 9 सबसे ताकतवर लोगों से लड़ना चाहता था, और देखो आज आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया। जो सुनता हुआ ये बंदा कहता है, आयरन मार्शल एसोसिएशन जियांगू का केंद्र और गौरव है, हमें हर हाल में इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो दूसरा पर्सन कहता है, तैयार हो जाओ, आज इस नॉर्थ युआन के कमीनों में से एक भी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए।
रही है, जबकि तीसरा पर्सन वो कहता है हेवन के नियमों के अनुसार खून की कीमत उन्हें खून से चुकानी पड़ेगी, नीचे कोई भी मत देखना। जिसे सुनता हुआ ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अपने बनाए नियमों को स्वर्ग का नियम कह रहे हो, कहीं तुम खुद को स्वर्ग तो नहीं मानने लगे हो। वाकई में तुम लोगों की बातें बहुत ही अहंकार पूर्ण है। ये सब बोलता हुआ वो तुरंत ही बैटल से पीछे हट चुका था। जिसे देखता हुआ बेस्ट स्वॉर्डमैन कहता है हरामी आखिर तू कर क्या रहा है, या तू हमसे लड़ने वाला नहीं है? तो ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो जवाब देता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये वाकई में खूबसूरत नजारा है? ग्रेट एम्परर के मार्शल आर्ट से यही उम्मीद थी, इतने बड़े पैमाने पर तो वो पूरे आइलैंड को ही खत्म कर देगा। ये सब बोलता हुआ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है ब्लैक ब्लड के वॉरियरों पीछे हट जाओ। हम देखते हैं उसके आदेशों को सुन तुरंत ही उसके सारे ही लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं जल्दी से आइलैंड को छोड़ दो। उन्हें एकदम से ही वहाँ से इस तरह जाता हुआ देख ये बंदा कहता है कमीनों की हिम्मत तो देखो, इतना हंगामा मचाने के बाद वे पीछे हट रहे हैं, हम उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकते। आप लोग कर क्या रहे हो, आगे बढ़िए और उन्हें पकड़िए। इतना बोलकर वो जैसे ही आगे जाने लगता है तो वाइज टीचर उसे रोक देता है। वो कहता है शांत हो जाओ। यह बहुत ही अजीब बात है कि वो इस तरह अचानक ही पीछे हट गए। यह उनकी बिछाई हुई कोई चाल भी हो सकती है, इसीलिए हमें सबसे पहले सिचुएशन को अवलोकन करना पड़ेगा। तो वो बंदा कहता है क्या सिचुएशन की जांच करना? या यह क्लियर नहीं है कि वे इसलिए भाग गए क्योंकि उनकी संख्या कम थी? वाइज टीचर बताता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले यहाँ की प्रॉब्लम को देखना चाहिए। ये सब बोलता हुआ वो सोच रहा होता है मुझे इस समय सबसे ज्यादा चिंता अनमैच्ड स्वॉर्ड टैलेंट की हो रही है। अगर वह अशुभ एनर्जी जिसे कि मैंने अभी अभी महसूस की सचमुच में अगर वह उस आदमी की है जिसे कि ग्रेट एम्परर कहा जाता है, तो अनमैच्ड स्वॉर्ड टैलेंट को उसके खिलाफ जीत हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अनमैच्ड स्वॉर्ड टैलेंट के महल की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फट जाती है। वो देखता है ग्रेट एम्परर का डोम सारी चीजों को तबाह करता हुआ अब उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा था, जिससे कि पता नहीं वे लोग बच पाते हैं कि नहीं। हम बस अगले सीन में देखते हैं कि उस जगह से दूर शिप में खड़े नोना उस बड़े से डोम को देखते हुए सोच रही होती है उसने इतने बड़े आइलैंड को कितनी आसानी से खत्म कर दिया, हजारों अनमोल जिंदगियां पल भर में छीन ली गई। आखिर जिस युद्ध को वो लड़ रहा है उसका असल में अर्थ क्या है जिसके लिए उसे अनगिनत लोगों का खून बहाना पड़ रहा है? उसने कहा था दुनिया में कोई भी युद्ध अर्थहीन नहीं होता, खासकर उसके लिए। वह नेशन की डूबती हुई किस्मत को दोबारा जिंदा करना चाहता है, लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना? मैं वापस गॉर्जियो जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं भले ही गरीबी और मुश्किलों का सामना कर रही थी, लेकिन मेरे पास जियोक्सेन था, डैन सायो था। इसमें हम देखते हैं कि शिप पर ग्रेट एम्परर भी पहुंच चुका होता है, जिसे देखता हुआ ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बोलता है जीत के लिए बधाई हो। एम्परर उससे पूछता है कंक्यूबाइन वो कहाँ पर है? वो बताता है उस समय से वो आपकी हरकतों को देख रही थी और अभी अभी वो अंदर चली गई है। जो सुनता हुआ एम्परर वो बोलता है तो ऐसी बात है, चलो अब मेरा केवल एक ही दुश्मन का सामना करना बाकी है। ब्लैक मर्चेंट का लीडर जो सुनता हुआ ये बोलते हुए कह ही रहा होता है कि आपने सही कहा, अब केवल मिंग डायनेस्टी का खात्मा ही बाकी है। तभी उसकी नजर एम्परर के पैरों से निकल रहे ब्लड की तरफ जाती है, जिसे देखता हुआ जब वो पूछता है अब ये क्या है मेरे एम्परर? तो एम्परर यह सोचते हुए कि यह तब हुआ था जब मैं अनमैच्ड स्वॉर्ड टैलेंट के साथ लड़ रहा था, उससे यही उम्मीद थी। भले ही मेरे सेक्रेट डिमोनिक क्रिया को बाहर से भेदा नहीं जा सकता, पर फिर भी उसने ऐसा कर दिखाया। उसकी इच्छा मेरी उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर थी। शायद अब मुझे कुछ दिनों तक दर्द को सहना पड़ेगा। ये सब सोचता हुआ वो जवाब देता है एक पैर की कीमत में मैंने अनमैच्ड स्वॉर्ड टैलेंट को मार गिराया, यह उतना बुरा सौदा भी नहीं था। तो चलो अब सभी को सूचित कर दो, हम ब्लैक ब्लड कासल लौट रहे हैं। उस कितना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगला सीन गॉर्जियो के एक ब्रांच का होता है, जहाँ पर वोल्वेगर ने इनविंसिबल डीमन के हाथों से हांसू को बचा तो लिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसका इलाज यहाँ पर चल रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पर कोई आते हुए कहता है अब हांसू की हालत कैसी है? मैंने सुना है कि उसकी हालत अब स्टेबल है, लेकिन कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसके पास ही खड़ा कोई बंदा कहता है वैसे मास्टर जोम को चोट कैसे लगी? फिजिशियन ने कहा है कि उसे पंजे जैसे किसी चीज से चोट लगी है, जैसे कोई बाघ हमला किया हो। फिजिशियन ने कहा है इतने गहरे घाव के बाद भी कोई जिंदा बच गया, ऐसा होते हुए उन्होंने पहली बार देखा है। वोल्वेगर बताता है वह किसी बाघ से ज्यादा विकेट स्नेक की तरह लग रहा था। वह भले ही ग्रेट एम्परर की जितना
शक्तिशाली ना हो, पर वह उससे कम डरावना भी नहीं था। पर खैर हांसू जिंदा बच गया, यही हमारे लिए अभी के लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे बताओ, तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ? क्या तुमने किंग ऑफ वार के लिए सारी तैयारी पूरी कर दी? तो वो बंदा बताता है, असलियत में बात कुछ ऐसी है कि किंग ऑफ वार जिस बॉक्चन विलेज में रहता है वह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बाहरी लोगों को कभी नहीं पता चलता है, और न ही इसके आसपास ग्योवेंग का कोई ब्रांच है। इसीलिए कबूतरों के जरिए संदेशों को भेजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शायद आपके द्वारा लिखे गए लेटर को और भी कुछ दिन लगेंगे पहुंचने के लिए। जो सुनता हुआ वोल्डबैगर वो परेशान होते हुए कहता है, यह ऐसी बात है। साथ ही वो सोच रहा था, हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में हैं, हमारे पास समय कम होता जा रहा है। तभी ये बंदा फिर से कहता है, लेकिन बाकी के लेटर संभवतः आयरन मार्शल एसोसिएशन और झांगनोंग में पहुंच चुके होंगे, और शायद ग्योवेंग के हेड के पास भी। मुझे यकीन है वे लोग जल्दी हमें कोई जवाब दे देंगे। पर एल्डर हम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर वो आदमी है कौन जिसे ग्रेट एम्परर कहा जाता है? अंततः वो कितना शक्तिशाली है कि फिर से पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है? जो सुन वोल्डबैगर वो एकदम से ही सीरियस होते हुए कहता है, वो कितना शक्तिशाली है तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं अधिक। यहाँ तक कि मैं भी पता नहीं लगा पाया कि वो कितना शक्तिशाली है। वो बंदा जिस पर काफी ही ज्यादा शौक और डर में कहता है, क्या वाकई में वो इतना ताकतवर है कि आप भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके? इसका मतलब क्या फिर से नॉर्थ युआन के साथ युद्ध शुरू होने वाली है? वो बताता है, फिर से तुम गलत हो, यह युद्ध कभी खत्म हुआ ही नहीं था, बस हमें एहसास अभी हुआ है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम बॉक्चन विलेज को देखते हैं जहाँ पर कि डैन था। सो वो कहती है, और ये भी अब आप क्या करने वाले हो? वो पूछता है, किस बारे में? सोहो बताती है, मैं मास्टर जियोक्सन की बात कर रही हूँ। अब आप उनके साथ क्या करने वाले हो? या हमें उनके लिए किसी अच्छे फिजिशियन की राय लेनी चाहिए? तो वो बताता है, नहीं, एक साधारण फिजिशियन जियोक्सन का इलाज नहीं कर पाएगा। जियोक्सन को ठीक करने के लिए हमें या तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिजिशियन से मिलना होगा या फिर रेयर स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा। जो सुनता हुआ जब सोहो कहती है स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, तो वो बताता है, मैंने जब लमा से पूछा कि मैं जानता हूँ कि आप जियोक्सन को ठीक करने के तरीके को जानते हैं, तो उसने मुझे बताया था, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा पर वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, फिर आपने पिछले 10 सालों से उसका इलाज क्यों नहीं किया? तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी किस्मत ने उनकी साथ नहीं दिया, यानी कि उन्हें वो 3 स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट नहीं मिले जो कि जियोक्सन को ठीक कर सकता है, जिनमें कि पहला है नॉर्थ युआन का अनमोल खजाना, ब्लू स्पिरिचुअल मेडिसिन पिल, जिसकी केवल एक गोली ही किसी भी पर्सन को एब्सोल्यूट मास्टर के रियलम पर पहुंचा सकता है। यही कारण है कि नॉर्थ युआन के पास इतने हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं। और दूसरी है 10,000 सालों की कारावास आंतरिक रसायन प्रक्रिया, इसे अब तक का एग्जिस्ट सबसे बेहतरीन मिरेकल मेडिसिन कहा जाता है। यह इंटरनल एनर्जी को ग्रेटली इंक्रीज करने के साथ साथ रिस्टोर भी करती है। और तीसरी है सबसे जरूरी चीज, 9 स्टीम 9 लीफ हर्ब, यह जियोक्सन के यादों को दोबारा ला सकता है। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ सोहो जब चियो के पास से उन तीनों चीजों को लाकर उसे दिखाती है, तो उसे देखते हुए वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या यह किसी तरह का संयोग है या फिर किस्मत की गई कोई कृपा, जो असंभव मानी जाने वाली चीज अपने आप मेरे सामने आ गए। अब मेरे पास जियोक्सन को ठीक करने के लिए सारी जरूरी चीजें हैं। ये सब सोचता हुआ वो कहता है, हालांकि अभी ये काफी नहीं है। साथ ही जब वो उससे पूछता है जियोक्सन के पास ये सारी चीजें आई कैसे, तो सोहो बताती है, ये छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा था ये सारी चीजें अगर आपके पास होगी तो इलाज संभव हो सकता है, फिर आप मना क्यों कर रहे हो? तो वो बताता है, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अगर 9 पत्तियों वाली जड़ी बूटी को अच्छी तरह से संभाला जाता है तो जियोक्सन को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन समस्या यह है कि जब वो जड़ी बूटी उसके शरीर में अब्जॉर्ब होगी तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, ऐसी दर्द जो सहना मुश्किल हो। इसीलिए जब मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था तो उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी से उसकी सारी अशुद्धियों को जला दिया था, जैसे कि उसकी ओरिजिनल शक्ति को बाहर निकाला जा सके और शरीर आसानी से अवशोषित कर ले। साथ ही उन्होंने मेरे पूरे बॉडी पर एक्यूपंक्चर मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल किया था उसकी मेडिकल पावर को गाइड करने के लिए। इसलिए जियोक्सन की बॉडी कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो और उसकी प्रोटेक्शन येलो ड्रैगन की सुप्रीम क्या ही क्यों ना कर रही हो, तभी उसके लिए इस दर्द को सहना नामुमकिन के बराबर है। ये सब बोलता हुआ वो सोच रहा होता है, मुझ में स्किल की कमी है, क्या मैं अपने मास्टर की तरह इसे ठीक से कर पाऊंगा? ट्रीटमेंट मेथड बिल्कुल ही मास्टर की तरह होगी, लेकिन फिर भी इलाज करने वाला और इलाज लेने वाला दोनों ही अपनी इंटरनल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। या सही में हम दोनों इसे संभाल पाएंगे? मुझे सबसे पहले जियोक्सन की
हालत को जांच करनी होगी। ये सब सोचता हुआ जब वो सोहो से पूछता है आखिर जियो और जियोक्सन कहाँ पर हैं, तो सोहो उसे अपने साथ उन दोनों के पास ले जाते हुए बोलती है सच कहूँ तो मुझे यह पहले जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि जियो के पास ये सारे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है। बाद में जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने इसे ब्लैक ब्लड कासल से चुराया था और उसका इरादा इसे किंग ऑफ वार को देकर अपनी माँ को बचाना था। यहाँ तक कि उसे उस समय यह भी पता नहीं था कि किंग ऑफ वार उसके अंकल हैं, इसीलिए उसे लगा था कि किंग ऑफ वार को इसे दिखाकर वो मजबूर कर सकता है अपनी मदद करने के लिए। लेकिन अब चूंकि वो सारी चीजों को जान चुका है तो उसने कहा वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है यह देखने के लिए कि जब मास्टर जॉक बुद्धि पा लेंगे तो वो कैसे होंगे। डैन बताता है वो अपनी बुद्धि पा लेने के बाद भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि वो जियोक्सन है। जो सुनता हुआ सोहो एक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वे वहाँ पर हैं। ऐसा लगता है कि वे ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं जियोक्सन के साथ ट्रेनिंग करते हुए बोल रहा होता है अरे मूर्ख अंकल आप क्या कर रहे हो, जरा अच्छे से करिए ना, मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं माँ को बचा सकूं। आप मजबूत है तो चलिए टीम बनाते हैं और उन्हें बचाते हैं। जो सुनता हुआ जियोक्सन अपनी टूटी फूटी आवाज में करते हैं हाँ चलो करते हैं। उनकी बातों को सुनता हुआ सोहो बोलती है उन दोनों को इस तरह देखकर आपको जलन नहीं होती। डैन पूछता है क्यों? सोहो बताती है वह मास्टर जियोक को अंकल कहकर बुलाता है और उनकी एक साथ बनती भी बहुत है, लेकिन वह आपके साथ मुश्किल से ही बात करता है। डैन बोलता है तो अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, वे दोनों फैमिली हैं। वह निश्चित ही जियोक्सन के पास बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। रही बात मेरी तो मैं उन दोनों को खुश देखकर ही खुश हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए उनकी बातों को सुन के आता है तो ऐसी बात है मैं पहले उन दोनों के इतने करीब देख बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन अब पता चला कि वो बच्चा तो उसका नेफ्यू है। या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बच्चा न केवल नॉर्थ युआन से बल्कि गॉर्जियो से भी संबंधित है। उसे अचानक ही वहाँ पर देख सो काफी हैरान थे। पर डैन कहता है ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। तो चल मोरेन बताता है मुझे पक्का यकीन नहीं है पर मैंने सुना था कि यह विशाल का आदमी आपकी तरह ही गॉर्जियो से है, तो क्या आप उसे जानते हैं? जो सुनता हुआ डैन कहता है तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो बताता है उस बच्चे का पीछा नॉर्थ युआन के एलाइट सोल्जर कर रहे थे। सही शब्दों में कहूँ तो इस बच्चे की पोजीशन साधारण नहीं है। अगर सचमुच में नॉर्थ युआन के द्वारा पीछा किया जाने वाला बच्चा इस विशाल का आदमी का नेफ्यू है तो इसका केवल एक ही मतलब है इस बच्चे की माँ गॉर्जियो से भेंट की गई महिला है जिसके साथ नॉर्थ युआन ने दुष्कर्म किया और यह बच्चा उसी का परिणाम नॉर्थ युआन के इंपीरियल फैमिली की ब्लड को इनहेरिट करता है। हो सकता है यह भविष्य में युआन के एम्परर भी बन जाए, जिसकी वजह से गंदगी से पैदा हुआ यह बच्चा भविष्य में फिर से वार का सेंटर बन सकता है। इसीलिए हर कोई इस बच्चे को मारने की कोशिश करेगा या फिर भविष्य में नॉर्थ युआन के खिलाफ इसे बंदी बनाकर यूज करने की कोशिश करेंगे। उसे इतनी रूडली बात करता हुआ देख सोहो उस पर चिल्लाते हुए बोलती है यंग मास्टर चियल आप इतनी भयानक बात इतनी लापरवाही से कैसे कह सकते हैं? इसके अलावा उसे आप गंदा ब्लड बोलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? दूसरी तरफ हम देखते हैं डैन अपनी भयंकर गुस्से को बाहर निकालते हुए चियल मोरिन से बोलता है हरामखोर कहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसे इस तरह देखता हुआ चियल मोरिन वो बोलता है मैं तो बस स्थिति को देखते हुए आपको कुछ भेंट करना चाहता था। जो सुनता हुआ डैन वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करते हुए उसकी बातों के पीछे की मंशा को समझते हुए उससे कहता है ये खतरनाक था है ना, मैं लगभग बहके गया था। तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम इस समस्या को शुरू में ही खत्म कर दोगे क्योंकि यह बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा खतरा बन सकता है मिंग डायनेस्टी के लिए? जो सुनता हुआ चियल मोरिन बताता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा था। उस बच्चे के भीतर नॉर्थ युआन का खून बह रहा है, वही इंपीरियल फैमिली का एक ऐसा साबित ब्लड है जिसके एग्जिस्टेंस से ही पूरा मेनलैंड आपका दुश्मन बन सकता है क्योंकि अतीत में युआन के मुद्रा के कारण आपके नेशन गॉर्जियो को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। गॉर्जियो के लाखों लोग मारे गए थे उस समय युद्ध में। क्या आपको लगता है कि इन सब के बावजूद भी वे लोग इस बच्चे के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे जिसके अंदर नॉर्थ युआन के इंपीरियल फैमिली का ब्लड बहता हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारा आयरन मार्शल एसोसिएशन वो अलग है, हम इस बच्चे को गॉर्जियो जाने लायक बना देंगे। जो सुनता हुआ डैन उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है आखिर उस बच्चे ने क्या गलत किया है जो तुम्हें लगता है कि उसका गॉर्जियो लौटना नामुमकिन है? यदि कोई भी उस बच्चे को रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, चाहे फिर पूरा गॉर्जियो ही क्यों ना हो। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हारे शब्दों के पीछे का मतलब क्या था, पर तुम्हें ये कभी भी नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में अपमानजनक बात करने की? वह ट्रिब्यूट की गई वुमेन है और उसके बच्चे के अंदर गंदा खून बह रहा है। तो चियल मोरिन वो बोलता है मैं तो बस जोखिम को खत्म करने की बात कर रहा था, जिस पर डैन और भी ज्यादा सीरियस होते हुए उसे समझाता है जोखिम
बिल्कुल भी नहीं। वे धनवानों की अक्षमता और लालच के कारण पीड़ित हुए लोग हैं जो अपनी द्वारा रची गई त्रासदी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपनी हाथों को जोएल मोरिन की तरफ बढ़ाता है तो उसकी पूरी ही दुनिया हिल चुकी थी डैन के प्रेशर के अंदर। उसे ऐसा लग रहा था कि डैन अब उसे मारने ही वाला है, लेकिन नहीं। डैन उसे समझाते हुए कहता है यदि तुम मदद करना चाहते हो तो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, और अगर तुम कोई प्रस्ताव देना चाहते हो तो तुम्हारे पास कम से कम दूसरे पक्ष के जितना शक्ति होना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना, तुम आज जिंदा हो तो केवल उस बच्चे की वजह से। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो तुम आज नहीं बच पाते। तो प्लीज अपने होशो हवास में फैसले लेना ताकि मेरा ग्रेटिट्यूड तुम्हारे पर्दे डिसअपियर न हो जाए। इसी के साथ जब वो वहाँ से जाते हुए सोहो से कहता है चलो हम जियोक्सन और च्यू से मिलते हैं, तो सोहो पीछे जोएल मोरिन की तरफ देखते हुए जब बोलती है लेकिन ओरेवियन, तो वो बताता है चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही उसकी सच्चाई है। हम देखते हैं जोएल मोरिन बेहद ही ज्यादा गुस्से में पूरी तरह बेबस था। वो बस डैन को घूरने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता है। अगला सीन कुछ समय बाद की होती है। हम देखते हैं डैन झरने के नीचे वो सोच रहा होता है मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा। अगर जियोक्सन का इलाज मुझे नहीं करना होता तो मुझे अपने इमोशन को इस हद तक कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह मेरा इकलौता दोस्त है, एक ऐसा आदमी जिसे जितनी बातें याद है उससे कहीं अधिक बातें याद नहीं है। उसे इस तरह देख मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखता है, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी सारी यादें वापस आने वाली है। और मेरा दिल, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो जैसे जैसे डगमगा रहा है वैसे वैसे अंदर की वो झटका दे रही है। मुझे खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इस हद तक शांत करना होगा कि बिना ज्यादा कोशिश किए मैं मेडिटेट स्टेट में जा सकूं। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही खुद को पूरी तरह रिलैक्स कर देता है तो हम देख पाते हैं उसकी थंडर की वेव भी शांत हो चुके थे, जिससे कि वो जैसे ही पकड़ता है तो एनर्जी की वेव भयंकर रूप में पूरे वातावरण में फैल चुका था। वो कहता है अब मैं शुरू कर सकता हूँ। इसी के साथ वो पूरी तरह से तैयार हो गया होता है जियोक्सन के इलाज करने के लिए। कुछ समय बाद हम देखते हैं डैन जब तीनों मेडिसिन को लेकर एल्केमी परफॉर्म करते हुए इसके बारे में जब सोहो को बताता है तो सोहो वो एल्केमी के बारे में पूछती है। वो बताता है एल्केमी एक ऐसी सीक्रेट मेथड है जिसको कि इमॉर्टलों को प्राचीन काल से ही पास डाउन किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मृत्यु और बुढ़ापे से इंसानों को फ्री कर सकता है। हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद इमॉर्टल सांसारिक दुनिया से दूषित हो गए और सत्ता की लालच करने लगे और इसे भुला दिया गया। लेकिन अभी भी गॉर्जियो और कुछ कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। जो सुनता हुआ सोहो पहले तो कुछ भी नहीं बोलते, बाद में उससे कहती है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे परफॉर्म करने के लिए आपको अपने इंटरनल एनर्जी को सेक्रीफाइस करना होगा या फिर भी आप करोगे। डैन बताता है फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ जियोक्सन के लिए है। हम देखते हैं वो चूंकि आर्टिफिशियल फ्लेम और फर्नेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता था तो वो अपने नेचुरल इंटरनल एनर्जी का ही इस्तेमाल करता है उन मेडिसिनों को रिफाइन करने के लिए। सबसे पहले वो 9 तनों और 9 पत्तियों वाली जड़ी बूटियों के सभी अशुद्धियों को जलाकर राख कर देता है और केवल शुद्ध एनर्जी को ही रहने देता है। बाद में वो उसकी शक्तियों को अपनी इंटरनल एनर्जी से आकार देते हुए गोली में बदलना शुरू कर देता है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कहीं पर भयंकर युद्ध चल रही होती है जो कि इतना भयानक होता है कि देखते ही देखते दिन से रात हो चुके थे। वहीं एक बूढ़ा मॉन्क अपने घुटनों पर बैठा हुआ बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, नॉर्थ युआन के बारबेरियनों ने हमें इतनी आसानी से हरा दिया। 108 आर्हट फॉर्मेशन सब कुछ बेकार हो गया, यहाँ तक कि पावरफुल वज्रा भी कुछ भी नहीं कर पाया। तो ब्लड डीमन वो बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी बात मान लो, ये सब केवल तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने अगले 50 सालों के लिए अपने सेक्ट को बंद करने की मेरी बात को मान लेते तो ये कभी भी नहीं होता। जो सुनता हुआ वो मॉन्क खांसी करते हुए बोलता है अगर यही मेरा कर्म है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्लैक ब्लड कासल की महत्वाकांक्षा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो वह कभी भी मेनलैंड को हिला नहीं सकता। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी ब्लड डीमन उसे एक जोरदार हिट देता है जो कितना भयंकर होती है कि शॉकवेव नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। वह उसे अपने एक ही पंच के साथ खत्म करते हुए कहता है हमारा इरादा मेनलैंड को हिलाना नहीं है बल्कि हम तो इसे जड़ से ही उखाड़ देना चाहते हैं। इसी के साथ वो अपने लोगों से कहता है कमीने कर क्या रहा है आगे बढ़, आज रात सॉलिन का खात्मा होगा। जबकि इन सबसे दूर हम बोकजॉन विलेज में देखते हैं डैन ने बिल बनाना खत्म कर चुका होता है। वो थका हुआ कहता है आखिरकार यह काम पूरा हुआ, यह तो मेरी सोच से कहीं अधिक मुश्किल था। वहीं जियो यह सोचते हुए कि तो उस पिल से मेरे अंकल ठीक हो सकते हैं कहता है क्या अब हम उसे ये पिल दे सकते हैं। तो सोहो बताती है
नहीं, मास्टर जियो को यह गोली देने से पहले आपको अपनी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करना होगा। नैन बताता है, सही कहा, मुझे अपनी एनर्जी को सबसे पहले रिस्टोर करनी होगी। जियोलसन, ध्यान से सुनो, 9 तनों और 9 पतियों वाली जड़ी बूटी की शक्ति बहुत ही अधिक है, इसीलिए जब जियोलसन उस गोली को निकलेगा तो मुझे उसकी एनर्जी को गाइड करना होगा, जिसमें कि मेरी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। पर चूंकि अभी मैंने इस गोली को बनाने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी को बर्बाद कर दिया है, तो मुझे सबसे पहले इसे रिकवर करना होगा। ये सब बोलता हुआ वो अपने पास में ही रखे गए 10,000 सालों की कारावास की इंटरनल अल्केमी गोली को देखते हुए सोचता है, लामा के कहने अनुसार क्या ये गोली इलाज लेने वाले के लिए नहीं बल्कि इलाज करने वाले के लिए है? अगर हाँ तो जो एनर्जी मैं 1 महीने में रिकवर करने वाला था, इसकी मदद से मैं 1 दिन में ही रिकवर कर लूंगा। इसी के साथ वो जियोलसन से बोलता है, जब तक कि मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर लेता तब तक इस गोली को मत खाना। तो सोहो उससे पूछती है, क्या मास्टर जियो के पास इतनी मजबूत बॉडी होने के बावजूद भी उनके लिए मुश्किल है इस गोली को निगलना? वो बताता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जियोलसन की बॉडी को येलो ड्रैगन की सुप्रीम क्यूआई प्रोटेक्ट करती है और उसका शरीर हीरे से भी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए जो अशुद्धियों को निकालने के बाद जो शुद्ध एनर्जी बची हुई है वो जियोलसन के बॉडी के अंदर जाते ही तुरंत ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये इतना तेजी से होगा कि ये बहुत ही बड़ी खतरा बन सकता है। वो भले ही उसकी बॉडी के अंदर एकदम से ही समा जाएगा, पर दर्द भयंकर होगी। अगर यह केवल असहनीय दर्द के साथ समाप्त हो जाता तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती, लेकिन अगर वो एनर्जी ठीक से उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सका और अनस्टेबल रह गया तो वो उसकी जान भी ले सकती है। उसकी बातों को सुनता हुआ च्यू जब निराश हो जाता है तो वो कहता है, चिंता मत करो, ये भले ही थोड़ा सा डरावना है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी को 1 दिन के अंदर ही रिकवर कर लूंगा तो मैं इसे सेफली शुरू कर सकता हूँ। कल हमारे सारे इंतजार खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लू वुल्फ आर्मी के खत्म होने के बाद बीस्ट डीमन वो इसकी खबर को लेकर ब्लड डीमन के पास पहुंचा होता है, जहाँ पर की ब्लड डीमन ने पूरी तरह से सोलिन को मिटा दिया था। वो कहता है, ब्लू वुल्फ आर्मी का सफाया हो गया, वो मुनेक मारा गया है और तो और वो कमीना सागरिन भी किंग ऑफ वार के हाथों मारा गया। जो सुनता हुआ ब्लड डीमन कहता है, सागरिन, उसे किंग ऑफ वार ने मार दिया? वो बताता है, साफ साफ कहूँ था, किंग ऑफ वार और उसके साथियों ने मिलकर ये काम किया है। ब्लड डीमन कहता है, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं किंग ऑफ वार का सर तुम्हें ला कर दूं? वो बताता है, नहीं, तुम्हारा काम बस मास्टर जियो को वापस लाना है। जो सुनता हुआ ब्लड डीमन काफी बोर होते हुए कहता है, तुम कितनी जल्दी अपने मन को बदल लेते हो। कुछ दिनों पहले ही तुमने कहा था मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ, लेकिन अब अचानक ही तुम मुझे उसे वापस लाने के लिए बोल रहे हो। मैं इस बारे में कितना भी सोच लूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार ग्रेट एम्परर कंक्यूबाइन को लेकर इस हद तक क्यों जा रहे हैं? तो बीस्ट डीमन वो बताता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता मास्टर जियो अपने साथ क्या ले गए हैं। अगर उसके द्वारा ले गए मिरेकल मेडिसिन आयरन मार्शल एसोसिएशन के हाथों लग जाती है तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। ब्लड डीमन कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं इस गंदगी को साफ करूं, लेकिन क्या मैं उसे मार सकता हूँ? जो सुनता हुआ जब बीस्ट डीमन उससे कहता है, इधर उधर की बातें करना बंद करो, तो ब्लड डीमन वो बोलता है, मुझे बहुत कुछ करने के लिए कहा जाता है और मुझसे बहुत सी चीजें ना करने की सलाह भी दी जाती है, पर खैर जो चाहिए मुझे मिल गया है तो मैं अभी जाता हूँ और उसे वापस लाता हूँ। ये सब बोलता हुआ वो जब वहाँ से जाने लगता है तो पीछे खड़ा बीस्ट डीमन उससे कहता है, मोरिया। वो बोलता है, क्या हुआ? वो बताता है, अपने गार्ड को कभी भी डाउन मत करना, चाहे फिर तुम्हारे सामने किंग ऑफ वार हो या फिर उसके साथ ही, क्योंकि वह पागल आदमी सागर है। उसकी क्षमताएं दुनिया के 7 डीमनों से बिल्कुल भी कम नहीं थे, पर फिर भी वो मारा गया। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया के 7 डीमन और ज्यादा बिखरे और ग्रेट एम्परर की बड़ी इच्छा को कोई क्षति मिले। वो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ग्रेट एम्परर यहाँ के सारे ग्रुपों को खत्म करने के बजाय उन्हें बंद क्यों करवा रहे हैं? माउंट हुआ और सोलिन दोनों को ही खत्म करना सबसे आसान होता, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बजाय केवल 50 सालों के लिए उन्हें बंद करने का आदेश दिया। हम देखते हैं यही सेम सवाल सेम समय पर दूसरी तरफ ब्लैक मर्चेंट का लीडर शिप में जाते हुए जब ग्रेट एम्परर से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है, तुम इसे जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक लग रहे हो कि आखिर मैंने मिंग के सभी लोगों को मारने के बजाय उन्हें बंदी क्यों बनाया। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका राज क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है। अगर मैं यहाँ के सभी लोगों को मार देता हूँ तो राज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए मैं केवल उन्हें उतना ही नुकसान पहुँचा रहा हूँ जिससे कि वो हमसे तालमेल मिला सके और पिछली बार की तरह इस बार हम पीछे न खदेड़े जाए, क्योंकि अच्छे से तालमेल न मिलाना ही हमारे पहली बार पीछे हटने का सबसे बड़ा रीजन था। नॉर्थ युआन का राजवंश भूल गया था कि जितनी स्ट्रांग ऑपरेसिंग फोर्स होगी उतनी ही स्ट्रांग रिपल्सिंग फोर्स होगी। उन्होंने यहाँ पर अपने शासन के दौरान
दौरान केवल दमन और उत्पीड़न किया था, इसीलिए इस बार मैं सिचुएशन को सही तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास नॉर्थ के पहले राजवंश की जैसी शक्ति नहीं है, इसीलिए हमारी प्राथमिकता उन्हें दबाने में नहीं बल्कि उन्हें वश में करने की है। जो सुनता हुआ ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो कहता है, इसका मतलब असल में आप नॉर्थ युआन के विरोध करने वाले लीडरों को निर्दयता पूर्वक मारकर डर को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप यहाँ के नए बनने वाले लीडरों को एहसास करवा पाएंगे उनका असली मास्टर कौन है और वो दोबारा अपने देश को पाने के बारे में सोच भी ना सके। तो एम्परर वो कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पिछले 10 सालों में तुमने ब्लैक मर्चेंट के जरिए मिंग के मर्चेंटों को कंट्रोल में करके बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, जिससे कि सारी चीजें इतनी सुचारू रूप से चल रही है और हमारा उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि वश में करने के लिए डर ही काफी नहीं होता, पैसों का भी योगदान बहुत ही बड़ा होता है। तो ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो बोलता है, प्लीज इसके बारे में जिक्र मत करिए। हमने शुरू में ही मिंग डायनेस्टी के 90% मर्चेंट को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन हाल ही में जो ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप तेजी से आगे बढ़ा उसके कारण यह परसेंटेज घटकर केवल 60 ही रह गए। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। जो सुनता हुआ ग्रेट एम्परर वो बोलता है, चिंता मत करो, एक बार यहाँ पर नॉर्थ युआन का शासन आने दो, वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे। ब्लैक मर्चेंट का लीडर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ग्रेट मर्चेंट ग्रुप के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। वे किंग ऑफ वार के प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। हमने जब किंग ऑफ वार की असली पहचान के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो हमें काफी कुछ मिला है। एम्परर कहता है, क्या सच में? चलो बताओ मुझे, आखिर कितनी इंटरेस्टिंग है उसकी आइडेंटिटी। वो बताता है, किंग ऑफ वार का असली नाम डैन सायो है। वो 1 साल पहले यहाँ मेनलैंड में आया था। उसके यहाँ पर आने का कारण बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने आया है, जिसको कि बचपन में ही किडनैप कर लिया गया था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो गॉर्जियो के माउंट रैंगरिम से आता है, जहाँ से कि कॉन्क्यूबाइन आती है। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ एम्परर, जो कि पहले हंस रहा था, वो अब सीरियस हो चुका होता है। वो कहता है, कॉन्क्यूबाइन उसे भी तो वहीं से किडनैप किया गया था, क्या तुम इसे कंफर्म कर सकते हो? वो बताता है, किंग ऑफ वार के बारे में इंफॉर्मेशन को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गियोबेंग उसकी जानकारी को रोक रहा है। हालांकि जो बात मैंने अभी कही इसके सच होने की संभावना बहुत ही अधिक है। जो सुनता हुआ एम्परर डैन से पहले मुलाकात में हुई बातों को याद करता है, जहाँ पर कि डैन ने कहा था, मैं भी जल्द ही नॉर्थ युआन आऊंगा। इन्हें बातों को याद करता हुआ एम्परर कहता है, क्या यही कारण था कि उसने ये कहा था? इसी के साथ वो ब्लैक मर्चेंट के लीडर से पूछता है, क्या कॉन्क्यूबाइन को इस बारे में पता है? वो बताता है, मैंने उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाने दी। उनके पास जाने वाले सारे इन्फॉर्मेशन पर बड़े भाई जोंगनू कड़ी नजर रख रहे हैं। एम्परर कहता है, अच्छी बात है, जब तक कि मैं कोई और आदेश ना दूं तब तक इसे सीक्रेट ही रखना। ये सब बोलता हुआ वह 10 साल पहले की बातें याद करता है। क्या वाकई में उस आदमी की बातें सही निकल रही है? इसी के साथ हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं ब्लैक ब्लड कासल में, जहाँ पर कि 9 डार्क मैडनेस डीमन वो बोल रहा होता है, मेरे ग्रीटिंग को स्वीकार करिए मेरे महान एम्परर। तो एम्परर वो कहता है, तुम्हें देखे हुए बहुत ही लंबा समय हो गया, बताओ तुम्हारे गॉर्जियो वाले काम का क्या हुआ? क्या तुमने उसे पूरा किया? 9 डार्क मैडनेस डीमन बताता है, हाँ मेरे एम्परर, मैंने उसे पूरा किया। तो एम्परर वो कहता है, अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया है तो तुम्हें तुरंत ही इंपीरियल पैलेस में लौटकर एम्परर से मिलना चाहिए था, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? मैसेंजर बताता है, रेड सेक्ट के हेड मॉन्क के अनुसार मुझे अपने काम को खत्म करके सबसे पहले आपसे मिलना चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ग्रेट एम्परर भी जो सुनता हुआ हैरान हो ही रहा था। तभी मैसेंजर आगे कहता है, एम्परर भी इससे सहमत है। इतना बोलते हुए वो रेड सेक्ट के हेड मॉन्क से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इन्हें ग्रेट करो। तो वो मॉन्क आगे बढ़ ग्रेट एम्परर से कहता है, मैं रेड सेक्ट का हेड मॉन्क आपको ग्रेट करता हूँ। उसे देखता हुआ एम्परर अपने मन में कहता है, क्या यह वही आदमी है जो गॉर्जियो तक जाकर वहाँ से एक वोमेन को ट्रिब्यूट के रूप में लाया? इतने में ही वो बुढ़ऊ कहता है, फाइनली मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला, एक ऐसे इंसान से जिसे युआन के 2 सूर्यों में से एक कहा जाता है। मेरी भविष्यवाणी पूरी हुई, अब ग्रेट युआन का गौरवशाली भविष्य आएगा। उसकी बातों को सुनता हुआ एम्परर वो कहता है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, वे तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा करते हैं। मतलब कि मैं बार बार एम्परर कह रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। एक इसका भाई है जो कि इंपीरियल फैमिली पर शायद रूल करता है, और एक ये है जो कि ब्लैक कासल पर रूल करता है, इसीलिए दोनों ही एम्परर ही कहलाते हैं। खैर आगे एम्परर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एम्परर तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा करते हैं। ये सब बोलता हुआ वो अपनी भयंकर रूप में एनर्जी को बाहर निकालते हुए गुस्से में रेड सेक्ट के मॉन्क से कहता है, तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई एम्परर को अपने शब्दों से भटकाने के? वह युआन का एकमात्र सूर्य है। जो सुनता हुआ मॉन्क कहता है, सूर्य, प्लीज मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए, क्या आपको सचमुच में लगता है कि युआन के आकाश में केवल एक ही सूर्य है? अगर हाँ
तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दोनों सूर्य में से एक तो जल्द ही अस्त होने वाला है, तो अंत में तो केवल एक ही सूर्य बचेगा। एक दिन तुम घोर अंधेरे आकाश में उगते हुए लाल सूरज की तरह लगोगे, जिसे कि लोग सेलेस्टियल एम्परर कहेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ एम्परर वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जीभ से जरा सा भी प्यार नहीं है, जो तुम ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर एम्परर के आदेशों का पालन नहीं कर रहे होते तो तुम्हारा गर्दन कब का कटकर अलग हो गया होता। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे अब और बात नहीं करना चाहता। तो वहाँ से जाते हुए मंक उससे कहता है, अंत तक उस लड़की का ख्याल रखिएगा, क्योंकि युवान का डिसेंडेंट उसी के गर्भ से पैदा होगा, जो आगे चलकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। और तब आपको चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप आज इस लड़की को अपना लेते हो तो केवल एक पछतावे के बदले पूरी दुनिया को हासिल कर लोगे, लेकिन यदि आप इसे एम्परर के पास भेज देते हो तो बदले में आपको 3 पछतावा मिलेगा और एक नीली आंखों वाले भूत का सामना करना पड़ेगा। यानी कि वो मंक डैन की बात कर रहा था। हम देखते हैं एम्परर जब नूना से मिलता है तो वो कहता है, आप इंपीरियल फैमिली का मेंबर बनने जा रही हो, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप जब तक ब्लैक ब्लड कासल में रहोगे तब तक आपको कोई दिक्कत ना हो। आप बिना किसी फिक्र के यहाँ रह सकती हो। जो सुनता हुआ नूना वो बोलती है, बिना किसी फिक्र के आराम से? तुम लोगों ने मेरे पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। मेरा भाई जॉक्सन, डैन सायो, तुमने सभी को मार डाला, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन के रहूं। क्या तुम्हें लगता है कि ये संभव भी है? प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। हम देखते हैं इन्हीं बातों को याद करता हुआ एम्परर वो सोच रहा होता है, उस दिन जब मैं पहली बार कंक्यूबाइन से मिला, नहीं, जब मैं पहली बार हेड मॉन्क से मिला, तभी वो मेरा पहला पछतावा बन गया, क्योंकि 10 साल पहले उसकी कहे गई स्थापित बातों की वजह से मैं अब तक शिकार बनता आ रहा हूँ। अगर उसके कहे अनुसार नीली आंखों वाला भूत सचमुच में किंग ऑफ वार है तो वो सबसे बड़ा बाधा होगा मेनलैंड को हासिल करने के हमारे रास्ते में। लगता है कि मेरे अंतिम दुश्मन का फैसला हो चुका है। देखते हैं कि आखिर कौन मौत का सामना करता है। ये सब सोचता हुआ वो ब्लैक मर्चेंट के लीडर से कहता है, हमें जितनी जल्दी हो सके ब्लैक ब्लड कासल में लौटना होगा। जहाज की गति को बढ़ा दो। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जब सोहो डैन के साथ होती है तो वो कहती है, और एवियन फाइनली जब आपकी इंटरनल एनर्जी रिकवर हो जाएगी तो मास्टर जॉक्सन वो ठीक हो जाएंगे। वो बताता है, तुमने सही कहा, उस भयावह घटना के पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन आखिरकार अब मैं अंत को देख पा रहा हूँ। सोहो पूछती है, तो अब आप कैसा फील कर रहे हो? वो बताता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी ये भावना किस तरह की है, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेनलैंड पर आने के बाद मुझे जॉक्सन, नूना, यंग लेडी हान और मेरा नेफ्यू सबको जिंदा और सुरक्षित पाकर मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। हम देखते हैं डैन सबका नाम लेता है और सोहो का नाम नहीं लेता, जिसके चलते वो काफी ही ज्यादा शौक होती है। वहीं उसे इस तरह देखता हुआ उसके पीछे खड़े उसकी सर्वेंट सोच रहे थे, बस आप उन्हें ये बता दीजिए कि डैन सायो तुम मेरे हो। अगर आप इसी तरह हिचकिचाती रही तो कोई दूसरी लड़की उसे ले जाएगा। उसकी ऐसी नजरों को देखते हुए सोहो उसे इशारों में बताती है, जगह और सिचुएशन भी तो मैंने रखती है। तो उसकी सर्वेंट भी इशारों में उसे कहती है, जगह और सिचुएशन को भूल जाइए, जो व्यक्ति पहले पहल करेगा वही उसका मास्टर होगा। हम देखते हैं उसे इतना प्रेशर को डालता हुआ देख सोहो ये बोल ही रही थी कि, और एवियन मुझे आपको कुछ बताना है। तभी डैन उसे टोकते हुए कहता है, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। बॉक्सजॉन विलेज जाने से पहले लेडी हान ने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका कि मैं उत्तर नहीं दे सका। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो उसके सवाल के पीछे ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप है जो उसे मजबूर कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप अपने पीक पर जाती जाएगी वैसे वैसे वह दुनिया से दूर भी होती चली जाएगी। इसलिए शायद उसने बहुत देर होने से पहले इसे कन्फर्म करना चाहा होगा। सो उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ कुछ भी ना समझते हुए जब उससे पूछती है आपका मतलब क्या है, तो डैन उसे बताता है उसने जो ग्रेट मून सोल डांस स्वॉर्डमैनशिप को सीखी है वह एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि इमोर्टल के रास्ते पर ले जाती है, यानी कि वो उसकी 5 इच्छाओं और 7 भावनाओं में शामिल है। इसीलिए उसने ये फैसला लेकर मुझसे वो सवाल पूछा। हम देखते हैं हानसंग ने जो उससे कहा था वो सारी चीजें वो सोहो को बता देता है। बाद में उसे कहता है, मैं उसके सवाल के साथ अपने फैसले को उस पर थोपना नहीं चाहता था। मैं उससे कह नहीं सका कि उसे इमोर्टल के रास्ते पर चलना चाहिए या फिर उसे एक इंसान की तरह रहना चाहिए। ये सब बोलता हुआ वो सोच रहा होता है उसे खुद ही फैसला करना होगा। मेरी भावनाओं और मेरी लालचों को इग्नोर करके सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरी बिना परवाह किए। तभी उसकी बातों को सुन सोहो बोलती है, आखिर आपका जवाब क्या है? डैन बताता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और उसके सवालों का जवाब दूंगा। तो सोहो वो बोलती है, फिर मेरा क्या? हम देखते हैं डैन उसकी ऐसी अचानक से ही बात को सुन काफी ही ज्यादा शौक होता है। वो कहता है, तुम
साथ ही वो सोच रहा था सोहो की बचपन की कही गई बातें, जहाँ पर कि उसने कहा था मैं एक दिन जब कॉन्टिनेंट का सबसे ग्रेट मर्चेंट बन जाऊंगे तब मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगे। वो इन्हीं बातों को याद करता हुआ सोहो को कहता है तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसका कि तुमने बचपन में सपना देखा था। मैं तुम्हारे बड़े भाई के रूप में तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा छोटी फॉक्स। इसलिए चलो रात बहुत हो चुकी है, हमें वापस जाना चाहिए। वैसे भी मुझे एनर्जी दोबारा पाने के लिए मेडिटेट भी करना है। हम देखते हैं उसे इस तरह वहाँ से जाता हुआ देख सोहो वो कुछ भी नहीं बोल पाती और थोड़ी देर तक घूरती रहती है। बाद में उससे कहती है तो शुरुआत से ही कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं उसकी फिर से ऐसी बातों को सुन डैन उससे पूछता है कुछ भी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। हम देखते हैं उसे इस तरह ना समझ बनता हुआ देख सोहो पहले तो रोना चाहते थे पर बाद में वो किसी तरह खुद को संभालती है और फिर मुस्कुराती हुई अपने दर्द को छुपाकर उससे कहती है नहीं कुछ भी नहीं, प्लीज आप यहाँ से पहले जाइए, हवा अच्छी बह रही है तो मुझे कुछ देर और यहाँ रुकना है। साथ ही वो सोच रही होती है आखिर मैं इतना निराश क्यों हो रही हूँ, जबकि ऐसा ही होगा मैं पहले से ही जानती थी। 10 साल पहले जब मैं पहली बार उससे मिली थी तब भी वो मुझे छोटी बहन की तरह ही मानता था और 10 साल बाद जब हम दोबारा मिले तब भी वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानता है। मैं अकेली हूँ जिसे थ्रिल महसूस हो रहा था। मैं अंततः अपनी भावनाओं को उसके सामने प्रकट नहीं कर सके। मैं शुरुआत से ही ये सारी चीजें जानती थी पर फिर भी पता नहीं मैं इस तरह क्यों रो रही हूँ। मैं तो शुरुआत से ही सब कुछ जानती थी। हम देखते हैं वो फुट फुट कर रो रही होती है। दूसरी तरफ हम ब्लड डेमन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है ग्रेट एम्परर के द्वारा आयरन मार्शल एसोसिएशन को खत्म करने के बाद वह जल्द ही डोंगयोंग पहुंच जाएंगे, इसलिए मुझे इस काम को जल्दी से खत्म करना होगा। मैंने सोलिन को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, बाकी के काम दूसरे भाई संभाल लेंगे। हालांकि मुझे समझ नहीं आता हर बार क्यों वे लोग मेरे द्वारा संभाले गए कामों को अपने हाथ में ले लेते हैं। यही सब बोलता हुआ वो काफी कुछ सोचते हुए अंततः जियो के पास पहुंचकर कहता है यहाँ पर छुपा हुआ है। उसे इस तरह अचानक ही अपने सामने देख जियो कहता है ये तो तुम हो। वो बताता है तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, जबकि जियो वो डरता हुआ अपने हकलाते शब्दों से कहता है गोल्डन ब्लड डेमन डायरी हो, दुनिया के 7 डीमनों में से सबसे ब्रूटल डीमन, तुम खुद यहाँ कैसे आ सकते हो। वो बताता है इतनी ऑब्वियस सी चीज तुम कैसे पूछ रहे हो। वैसे भी मैं ग्रेट एम्परर के आदेशों को पाकर इधर उधर घूमते घूमते काफी थक चुका हूँ, इसीलिए मेरा मन नहीं है ज्यादा बातें करने के। तो बिना स्ट्रगल किए चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। जियो जिस पर की बोल ही रहा होता है मेरी माँ। तभी ब्लड डेमन उसे टोकते हुए कहता है संयोगवश ग्रेट एम्परर और उनकी कॉन्क्यूबाइन पास से ही गुजरने वाले हैं। अगर हम जल्दी करेंगे तो कल सुबह तक तुम माँ बेटे मिल पाओगे, लेकिन यदि तुम जाने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब बोलता हुआ वो उसे पकड़ने ही वाला होता है तभी उनके भी जियोक्सन आ जाता है और उसके हाथों को रोक दिया था। वो कहता है कौन हो तुम। जियोक्सन अपनी टूटी फूटी आवाज में जवाब देता है नेफ्यू, जिस पर की ब्लड डेमन वो कुछ भी ना समझते हुए जब कहता है कि आखिर ये कमीना बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, तो जियोक्सन फिर से अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है जियोल-सान मेरा नेफ्यू। ब्लड डेमन जो सुनता हुआ कहता है नेफ्यू, बिना किसी कारण के तुम मुझसे अपना नेफ्यू कैसे कह सकते हो। चलो जल्दी से मुझे छोड़ो नहीं तो बाहर में जाओ। जियोक्सन जिस पर कि उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहता है उस बच्चे को कोई भी नहीं छू सकता, मैंने सायो से वादा किया है जियोल-सान को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं जियोक्सन का पकड़ इतना तेज होता है कि ब्लड डेमन को भी दर्द होना शुरू हो चुका था। वो कहता है मुझे दर्द हो रहा है और जियोक्सन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उससे कहता है कोई भी मुझसे जियोल-सान को दूर नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें रोकूंगा। हम देखते हैं उसकी पकड़ को और भी ज्यादा कसता हुआ देख ब्लड डेमन वो गुस्से में उस पर हमला करते हुए कहता है मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मैंने मुझसे दूर हट। हम देखते हैं उसका पंच बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से जियोक्सन पर पड़ा होता है जो इतना जबरदस्त होता है कि जियो भी उसे देख घबरा चुका था। वो आवाज लगाता है बेवकूफ अंकल। और दूसरी तरफ ब्लड डेमन अभी भी जियोक्सन को अपने हाथों को पकड़ा हुआ थे उस पर लात घूसों की बारिश करते हुए कह रहा होता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अगर तुमने मेरे हाथों को नहीं छोड़ा तो तुम मरोगे। हालांकि अभी भी जब जियोक्सन उसके हाथों को नहीं छोड़ता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में उस पर हमला करते हुए बोलता है हरामखोर कहेंगे, तूने कहा था मुझे रोकेगा, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तू कब तक इसे बर्दाश्त करके सहन कर सकता है। वो इसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मजा आएगा क्योंकि इसमें तो थोड़ी मोड़ी फाइट की कमी रह गई। लेकिन अगला एपिसोड जल्दी से 1000 कमेंट के टारगेट को पूरा करें, तब तक के लिए मैं इसकी एक और लंबी और खतरनाक एपिसोड को तैयार करता हूं। और हाँ, अभी तक अगर तुमने इसके बारे स्टोरी को नहीं देखा है तो जाकर के देखो, भयंकर स्टोरी है, मजा आएगा।